आज आप WhatsApp पे सिर्फ एक क्लिक से दुनिया के किसी भी कोने तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। इसके पीछे का मैजिक क्या है आज की वीडियो में पता चलेगा। आप अपने घर में बहुत टाइप के इंटरनेट यूज करते होंगे, जैसे कि वाईफाई से या फिर हॉटस्पॉट से। इनका रेंज आपके घर तक ही होता है। ऐसे ही इंटरनेट पूरी दुनिया को कवर करके रखता है। ऐसे कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं, उनका अलग अलग रेंज क्या है आज की वीडियो में पता चलेगा। और इंटरनेट पे जो डेटा ट्रेवल करता है वो एक्चुअली सीधा ट्रेवल करता है या जिगजैग ट्रेवल करता है, और कौन डिसाइड करता है कि डेटा कैसे ट्रेवल होगा, सीधा ट्रेवल होगा कि जिगजैग ट्रेवल होगा, आज की वीडियो में पता चलेगा। और तो और स्विच, राउटर, सब ये जो सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं ये एक जैसी लगती है। इनकी सारी फंक्शनैलिटीज में बड़ा कंफ्यूजन होता है, ऐसा लगता है जैसे सब एक ही काम कर रहे हैं, पर इनमें बारीकी डिफरेंस क्या है, इनमें ऐसा कौन सा डिफरेंस है जिसकी वजह से ये डिवाइसेस अलग अलग हैं, आज की वीडियो में पता चलेगा। और तो और नेटफ्लिक्स पे आप वीडियोस देख रहे हैं, अब वीडियो कभी कभी लैग करता है, कभी परफेक्टली चलता है, कभी स्लो चलता है। इसका मतलब कभी डेटा फास्ट ट्रेवल कर रहा है तो कभी डेटा स्लो ट्रेवल कर रहा है। तो इसके पीछे की वजह क्या है आज की वीडियो में पता चलेगा। और तो और एक ही वायर से मल्टीपल मैसेजेस जब ट्रेवल कर सकते हैं तो वो कंफ्यूज क्यों नहीं होते, उसमें कोई कंफ्यूजन, कोई एरर क्यों नहीं आता, आज की वीडियो में पता चलेगा। क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है और पिछले 2 वीडियो को देखना है तो आप यहां क्लिक कीजिए। आज इस वीडियो का थर्ड पार्ट, लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक टीसीपी आईपी मॉडल। अब ये टीसीपी आईपी मॉडल भैया क्या है, ये ओएसआई मॉडल का ही प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है और कुछ नहीं है। अब ओएसआई मॉडल क्या है, ओएसआई मॉडल को हमने बहुत डिटेल में इसके पिछले वीडियो में कवर कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाकर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 शॉट में कवर कर रखा है और हर एक लेयर की डिटेल्ड में फंक्शनैलिटीज को एक्सप्लेन किया है। और बहुत सारी फंक्शनैलिटीज को याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसको याद रखने की हमने ट्रिक भी बता रखी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि रटना ही पड़ जाएगा यार, ट्रिक बताया, सब कुछ अच्छे से याद कर लोगे यार, है ना। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन में खोजने पे नहीं मिल रहा है तो आप क्या करिए, बस इस पार्ट पे देखिए और यहीं पे आप क्लिक कीजिए, उस वीडियो की फुल लिंक आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीसीपी आईपी मॉडल कुल मिला के बस ओएसआई मॉडल का ही प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है। तो एक बार ओएसआई मॉडल का थोड़ा सा रिकैप करते हैं ताकि यादें तरोताजा हो जाए और टीसीपी आईपी मॉडल को बड़े अच्छे से हम समझ सकें, ठीक है। अब टीसीपी आईपी ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होते हैं। अब लेयर्स का क्या मतलब है, किसी भी काम को करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है। अब हर एक स्टेप अपने आप में लेयर्स ही है, ठीक है। कुल मिला के बस इतना ही है। लेयर्स जब भी बोलूं आप समझ लेना स्टेप बस। तो सबसे पहला लेयर आता है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर मतलब यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मतलब वो स्क्रीन, किसकी स्क्रीन, चाहे वो मोबाइल की, चाहे कंप्यूटर की, चाहे लैपटॉप की, टैब की, कुछ भी। तो हर वो काम जो आप यूजर इंटरफेस से इंटरेक्ट करके करते हैं वो एप्लीकेशन लेयर में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए आप किसी को मैसेज किए हाय, तो ये कहीं ना कहीं एप्लीकेशन लेयर का ही काम हो गया, ठीक है। अब आता है प्रेजेंटेशन लेयर। अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, व्हाट्सएप में आपने देखा होगा ना, योर मैसेज इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। आपका मैसेज एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट होता है कि उसे कोई पढ़ ना पाए, है ना, बस रिसीवर ही पढ़ पाए, बीच में कोई भी हैकर नहीं पढ़ पाएगा, यहाँ तक कि व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ पाएगा। तो इनक्रिप्शन, वो जो ट्रांसलेशन होता है वो कन्वर्ट होता है एक ऐसे लैंग्वेज में कि भाई रिसीवर ही समझ पाएगा, बीच में अब कोई नहीं समझ पाएगा। ये काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर का। उसके बाद आता है सेशन लेयर। अब मान लीजिए आप किसी को कॉल किया तो सबसे पहले भाई सामने वाले को रिंग बजेगी, उसके बाद वो रिसीव करेगा तो 2 फोन आपस में कनेक्ट होंगे तब आपकी वॉइस उधर जाएगी, सामने वाले की वॉइस इधर आएगी, मतलब कनेक्शन होना जरूरी है। अब सेशन क्या है, सेशन का मतलब ही होता है जब 2 लोग आपस में कनेक्टेड हो, इसी को बोलते हैं सेशन। सिर्फ 2 नहीं, 2 या 2 से अधिक लोगों का आपस में कनेक्टेड रहना इज कॉल्ड सेशन, है ना। तो सेशन लेयर का काम यही है कि 2 या 2 से अधिक डिवाइसेस को कनेक्ट करना, कनेक्ट किए रखना, जरूरत खत्म होने पर डिसकनेक्ट करना, यही है सेशन लेयर का काम, ठीक है। अगला आता है ट्रांसपोर्ट लेयर।
अब देखो, आपकी वॉइस हो गई, आपकी ऑडियो हो गई, वीडियो हो गई, फोटोज हो गई, ये सब अपने आप में बहुत बड़ा डेटा होता है। कंप्यूटर में अल्टीमेटली सब कुछ होता जीरो वन में है ना। अब सब कुछ जीरो वन में कन्वर्ट करके लाना है तो फोटो वीडियो ऑडियो अपने पे बहुत बड़ा डेटा होता है। तो इनको छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड करना होता और हर एक पैकेट को बारी बारी भेजना होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है कि एक बड़ा सा जो डेटा होता है वो छोटे छोटे डेटा पैकेट्स में डिवाइड होगा और हर एक डेटा पैकेट्स बारी बारी से सेंड होगा। ठीक है। अगला आता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में क्या होता है, अब भाई डेटा छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड कर दिया तो ऐसे ही सेंड कर दूंगा। मुझे आपको पैसे भेजने हैं तो मैं ऐसे ही कुरियर कर दूंगा भाई, बिना कुछ एड्रेस एड्रेस जाने कि किसी भी के भी घर चला जाए, अरे एड्रेस तो बताओ यार ताकि सही जगह पे पहुंचे। तो नेटवर्क लेयर में हम क्या करते हैं, बस एड्रेस बताते हैं भाई किस डिवाइस को भेजना है ये पर्टिकुलर डेटा। तो हर वो डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट है उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होता है जिसको आईपी एड्रेस बोलते हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर में क्या होता है, हर एक डेटा पैकेट जो ट्रांसपोर्ट लेयर में छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हुआ था वहां से हर एक पैकेट को आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है ताकि सारे पैकेट्स उसी एड्रेस पे पहुंच सकें। ये काम होता है नेटवर्क लेयर। चलो अगला आता है डेटा लिंक लेयर। अब आईपी एड्रेस तो बता दिए, अब मैक एड्रेस भी बता दो, है ना। आईपी एड्रेस तो वो एड्रेस हो गया जो डिवाइस इंटरनेट पे कनेक्टेड है, ठीक है। अब मैक एड्रेस क्या होता है, डिवाइस का फिजिकल एड्रेस, वो डिवाइस का एड्रेस। आईपी एड्रेस है इंटरनेट का एड्रेस और मैक एड्रेस होता है डिवाइस का एड्रेस, क्योंकि डिवाइस तक हम पहुंच गए आईपी एड्रेस से, अब हमें उसके मेमोरी तक पहुंचना है, यानी अब फिजिकल डिवाइस की बात आएगी, अब फिजिकल एड्रेस चाहिए। तो फिजिकल एड्रेस होता है मैक एड्रेस, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर में हमने आईपी एड्रेस असाइन किया, अब डेटा लिंक लेयर में हम मैक एड्रेस असाइन करेंगे, ठीक है। मैक एड्रेस असाइन कर दिए, उसके बाद आता है फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर में एक्चुअली डेटा 0 1 के फॉर्म में ट्रांसमिट होगा, ठीक है। 0 1 इधर जाएगा फिर 0 1, है ना। अब ये होता है सारे स्टेप्स, ठीक है। अब टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है, टीसीपी आईपी मॉडल कुल मिला के बस इसी को ही रिप्लेस कर दिया। शुरुआत के 3 लेयर को कंबाइन कर दिया, ठीक है। इसको बोल दिया एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, समझ गया। अब आगे क्या, नीचे का जो 2 लेयर है इसको कंबाइन करके इसको लिंक लेयर बोल दिया, मतलब सिंगल लेयर में जिसको लिंक लेयर बोलते हैं, ठीक है, समझ गया। अब बीच के 2 लेयर को सिंगल सिंगल ही रहने दिया, इसको ट्रांसपोर्ट लेयर ही बोलेंगे और इसको नेटवर्क, इसको इंटरनेट या नेटवर्क लेयर बोल देते हैं, ठीक है। नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया और कुछ चीजें सेम रखी, ठीक है। ये तीनों को कंबाइन की एप्लीकेशन लेयर, इसको बोले ट्रांसपोर्ट लेयर, इस पे कुछ छेड़खानी नहीं। इसको बोलते हैं, यहां पे नेटवर्क लेयर बोलेंगे। अब टीसीपी आईपी मॉडल आ जाएगा तो इंटरनेट लेयर भी बोल देते हैं। और नीचे का जो 2 लेयर है इसको कंबाइन कर देते हैं, इसको बोलते हैं लिंक लेयर, बस। अब देखो ध्यान से, ये तीनों एक लेयर में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया एक लेयर, ये हो गया एक लेयर और नीचे का 2 हो गया एक लेयर, कुल मिला के 4 लेयर। यही 7 लेयर कन्वर्ट हो गया 4 लेयर में। यही 4 लेयर, अभी तक 7 लेयर्स में सारी एक्टिविटीज हो रही थी, अब 4 लेयर में एक्टिविटीज होगी। यही 4 लेयर में एक्टिविटीज होना, यही 4 लेयर में सेंडिंग और रिसीविंग प्रोसेस होना, यही है टीसीपी आईपी मॉडल, ठीक है। अब समझ में आया कि मैंने ओएसआई मॉडल को एक बार रिकैप क्यों दिया, क्योंकि अल्टीमेटली है तो यही यार, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस कर दिया है ना, तो इसलिए थोड़ा सा रिकैप जरूरी था। एक चीज और बता देते हैं कि शुरुआत के जो 3 लेयर होते हैं ये होता है सॉफ्टवेयर लेयर, मतलब ये तीनों लेयर एक्चुअली सॉफ्टवेयर का पार्ट है। और नीचे का जो 3 लेयर है ये एक्चुअली हार्डवेयर लेयर है। यहाँ पे जो कुछ भी एक्टिविटी होती है ये सब के सब हार्डवेयर का पार्ट है। और जो बीच में ट्रांसपोर्ट लेयर होता है ये सॉफ्टवेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में ब्रिज का काम करता है, ठीक है, बिचौलिए का काम करता है, जो एक्चुअली सॉफ्टवेयर लेयर से इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसफर करता है हार्डवेयर लेयर में, या हार्डवेयर लेयर से सॉफ्टवेयर लेयर में ट्रांसफर करता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए। तो टीसीपी आईपी मॉडल क्या है, आई होप आप समझ गए, ठीक है। बस उसी 7 लेयर्स को हमने क्या किया, बस कुछ कंबाइन करके 4 लेयर में कन्वर्ट कर दिया, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और डेटा लिंक लेयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक नेटवर्क मॉडल हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है नेटवर्क टाइप्स, ठीक है।
अब नेटवर्क टाइप्स में बहुत सारे आते हैं। सबसे पहले, अब नेटवर्क टाइप कहने का क्या मतलब है भाई, शुरुआत में मैंने कुछ सवाल खड़े किए थे कि जैसे आपके घर में वाईफाई होता है, हॉटस्पॉट होता है, इन सारे डिवाइसेस का इंटरनेट रेंज आपके घर तक ही होता है। ऐसे इंटरनेट है जो पूरे वर्ल्ड को कवर करके रखता है। ऐसे ही कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं और क्या क्या रेंज कवर करती हैं, सवाल हमने खड़ा किया था, ये उसी का ही जवाब है। तो सबसे पहला नेटवर्क आता है PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, हर वो चीज जो आपके बस पर्सनल एरिया तक ही सीमित हो। ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस, जैसे ब्लूटूथ वगैरह से आप डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं तो क्या वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है ना, बस कुछ फ्यू मीटर्स तक ही, है ना, इसका रेंज होता है। बस यही है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये वेरी स्मॉल शॉर्ट रेंज नेटवर्क होता है दैट कनेक्ट्स डिवाइसेस अराउंड अ सिंगल पर्सन, एक ही इंसान के आसपास लोगों को कनेक्ट करता है बस। ठीक है, और इसका रेंज होता है 10 मीटर के आसपास। ठीक है, उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल इसका है ब्लूटूथ हो गया, USB केबल हो गया, वाईफाई हो गया, है ना। तो इतनी सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। चलिए अगला नेटवर्क पे आते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क में बस एक ही इंसान के आसपास 10 मीटर तक ही रेंज हुआ करता था। अब लोकल एरिया नेटवर्क क्या होगा, बस इससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर डिवाइसेज सर्वर्स स्मॉल जियोग्राफिक एरिया। अभी तक क्या हुआ था, एक ही इंसान के बस आसपास तक ही कनेक्ट हो रहा था। अब एक पूरा बिल्डिंग कनेक्ट होगा, एक पूरा घर कनेक्ट होगा, है ना, या कोई पर्टिकुलर छोटा सा स्कूल वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऑफिस वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। इतना डिस्टेंस वो कवर कर सकता है। ठीक है, इसकी यहाँ पे स्पीड बताएं इंटरनेट की तो 100 MBPS से 10 GBPS, इतना फास्ट इंटरनेट हो जाता है। ठीक है, ये है। और इसमें कुछ खास नहीं है, एग्जांपल ले लो, घर के लिए जो यूज करते हैं, ऑफिस में जो यूज करते हैं, स्कूल और कॉलेज के लिए जो यूज करते हैं, या किसी स्मॉल फैक्ट्रीज में जो यूज करते हैं, वहाँ पे हमेशा लोकल एरिया नेटवर्क ही यूज करते हैं इंटरनेट के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है CAN, कैंपस एरिया नेटवर्क। अभी तक पर्सनल एरिया देखा थोड़ी सी दूर, फिर लोकल एरिया और ज्यादा दूर तक, है ना। पहले बस एक रूम तक था, उसके बाद एक ऑफिस तक था, एक स्कूल कॉलेज तक आ गया। अब लोग ये जो कैंपस एरिया नेटवर्क है ये और बड़ा आ जाएगा। अभी तक एक ही कॉलेज एक ही स्कूल तक था, अब क्या हो जाएगा, मल्टीपल कॉलेज मल्टीपल स्कूल्स। अभी तक एक ही बिल्डिंग था, अब मल्टीपल बिल्डिंग हो जाएंगे। अभी तक एक ही ऑफिस था, अब मल्टीपल ऑफिस हो जाएंगे। ठीक है, मतलब डिस्टेंस अब और ज्यादा, कवरेज एरिया और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कैंपस एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क होता है ना, जितना डिस्टेंस कवर करता है, ऐसी कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क को भी कनेक्ट कर सकते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क से। ठीक है, इसका कवरेज एरिया बता दें तो 1 से लेकर के 5 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, और ये भी हमेशा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही यूज किया जाता है ना, पब्लिकली ये यूज नहीं। मान लो आपकी कोई खुद की कंपनी है या हमारी कोई खुद की कंपनी है, आपका कोई खुद का कॉलेज है, खुद का कोई ऑफिस है, बस प्राइवेट के अंडर ही रहता, पब्लिकली यूज नहीं होता। ठीक है, चलो ये हो गया कैंपस एरिया नेटवर्क। इसके बढ़िया एग्जांपल है जैसे यूनिवर्सिटी। अभी तक हम बात कर रहे थे कि कॉलेज के लिए लोकल एरिया नेटवर्क। अब यूनिवर्सिटी क्या होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर मल्टीपल कॉलेजेस होते हैं। अब एक कॉलेज के लिए एक नेटवर्क हो गया, एक लोकल एरिया नेटवर्क हुआ। ऐसी मल्टीपल कॉलेज में मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क होंगे। अब उन मल्टीपल कॉलेज को जो कनेक्ट करता है वो यूनिवर्सिटी, तो एक प्रकार से ये भी तो हो गया कि मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क को जो कनेक्ट करता है वही यूनिवर्सिटी हो गया। तो यूनिवर्सिटी भी एक प्रकार से कैंपस एरिया नेटवर्क का एग्जांपल होगा। ऐसी कारपोरेट बिजनेस पार्क हो गया, हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स, है ना, ये सब आ जाता है कैंपस एरिया नेटवर्क। कुल मिला के बस इतने याद रखो कि भाई पर्सनल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क बस 1 से 10 मीटर ही, बस हमारे आसपास एक रूम तक ही सीमित होता है। लोकल एरिया नेटवर्क एक ऑफिस एक कॉलेज एक स्कूल तक सीमित होता है। और कैंपस एरिया नेटवर्क में मल्टीपल ऑफिस मल्टीपल कॉलेज मल्टीपल बिल्डिंग्स आ जाते हैं। उसके बाद अगला आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन वर्ड से क्या समझ रहा है, पूरा शहर। अब पूरा शहर कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट कवर्स द सिटी और अ लार्ज टाउन बिगर देन लैंड कैन। यही कुल मिला के बस यही समझ लो
अब कैन से भी बड़ा मैन आ गया, अब पूरे सिटी को कनेक्ट किया जा सकता है। अब इसका रेंज क्या होता है, 10 से 50 किलोमीटर। कैन का कितना था, 1 से 5 किलोमीटर, है ना। यहाँ पे क्या है, 10 से 50 किलोमीटर इसका रेंज आ जाता है। और इसका ऑनरशिप की बात करें, अभी जो कैंपस एरिया नेटवर्क था ये प्राइवेटली ओन्ड था, मतलब कि ऑफिस वाले बस पर्सनल के लिए लगा सकते हैं, कॉलेज वाले अपने पर्सनल के लिए यूज कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी वाले अपने पर्सनल के लिए यूज कर सकते हैं। अब आ गया जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये एक्चुअली पब्लिकली यूज होता है। जैसे मूवीज वगैरह देखते होंगे आप अपने घर में, आजकल तो स्मार्ट टीवी आ गया, नहीं तो जो अभी भी जो डिश वाला जो रिचार्ज करते हैं, सिटी केबल नेटवर्क आता है, वहां से मूवी देखते हैं। तो सिटी केबल क्या होता है, वो पर्टिकुलर एक सिटी में ही होता है सिटी केबल नेटवर्क। तो वो भी एक प्रकार से मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये क्या करता है, मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क को ये भी कनेक्ट करता है, बस कवरेज इसका बढ़ जाता है। चलिए अगला है वाइड एरिया नेटवर्क। अभी तक पर्सनल एरिया नेटवर्क सबसे छोटा, फिर लोकल एरिया नेटवर्क उससे बड़ा, कैंपस एरिया नेटवर्क उससे भी बड़ा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क उससे भी बड़ा, अब WAN वाइड एरिया नेटवर्क ये उससे भी बड़ा, ठीक है। अब देखो वाइड एरिया नेटवर्क क्या हो सकता है कि भाई एक जगह लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है, एक जगह लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्शन है, एक जगह मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से कनेक्शन है, ऐसी एक जगह मान लो कहीं पर्सनल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है, कहीं पे वाईफाई है। सबको एक साथ जो कनेक्ट कर दे वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ये होता है ये इन सब से बड़ा, ठीक है। चलिए इसका थियरी पार्ट भी देख लेते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। वाइड एरिया नेटवर्क एक लार्ज स्केल नेटवर्क होता है जो कि कवर करता है बहुत ही बड़े जियोग्राफिकल एरिया, कहाँ पे, चाहे वो सिटीज हो चाहे वो कंट्री हो, यहां तक कि कॉन्टिनेंट भी। कॉन्टिनेंट कहने का मतलब समझ रहे हो ना, भारत एक कंट्री मात्र, पर एशिया एशिया को भी कनेक्ट कर सकता है, इतना बड़ा होता है, ठीक है। अब इसमें लोकल एरिया, कैंपस एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया सब के सब आ जाते हैं। इसकी कवरेज की बात करें तो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स इसकी कवरेज एरिया होती है, ठीक है। इसके एग्जांपल फाइबर ऑप्टिक केबल्स, सैटेलाइट लिंक्स, अंडर सी केबल्स, समंदर के नीचे भी बहुत सारे केबल बिछे हुए, वो सब वाइड एरिया नेटवर्क है जिसकी वजह से इंटरनेट आता है ना। ऐसी माइक्रोवेव लिंक्स जो होता है ना छत पे, इससे आपको पता चल रहा होगा, कुछ ऐसे टाइप का होता है जो माइक्रोवेव लिंक्स होता है ना। रोबोट मूवी में देखा होगा, जब रोबोट जो 2.0 है ना, वहां पे चिट्टी का जब चार्जिंग खत्म हो जाता है ना, वो पहले पक्षी आ जाता है उसको पकड़ने, फिर उसका चार्जिंग खत्म हो जाता है, वो बड़ी मुश्किल से पहुंच पाता है अपनी चार्जिंग पॉइंट तक। तो वहां पे कुछ ऐसे ही होता है ना, कुछ ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे कोई सिग्नल आता है ना। तो यही है क्या, माइक्रोवेव लिंक्स, ठीक है। तो ये सब है वाइड एरिया नेटवर्क की, जो आप आज इंटरनेट पे सर्च करते हैं वो सब कहीं ना कहीं वाइड एरिया नेटवर्क से ही काम कर रही हैं, ठीक है। अगला आता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। आप अभी तक हमने एरिया के बेस पे बताया कि इतना एरिया है तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, उससे बड़ा है तो लोकल एरिया नेटवर्क, उससे बड़ा है तो कैंपस एरिया, उससे बड़ा है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया, और उससे भी बड़ा है तो वाइड एरिया। स्टोरेज एरिया नेटवर्क FAN, ये क्या है, एक स्पेशल टाइप का नेटवर्क है जो एरिया बेस्ड नहीं है, ये बस स्टोरेज बेस्ड है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब, मैंने वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड की, पर आप अपने फ़ोन से देख रहे हो, तो यूट्यूब का जो स्टोरेज है उससे मैं भी कनेक्टेड हूँ, आप भी कनेक्टेड हैं, तो ये हो गया स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जब स्टोरेज शेयर किया जा रहा हो, ठीक है। मल्टीपल पीपल फ्रॉम मल्टीपल लोकेशन फ्रॉम मल्टीपल डिवाइसेस आर शेयरिंग द सेम स्टोरेज नेटवर्क, ये होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ठीक है। और एक और आता है ग्लोबल एरिया नेटवर्क, ठीक है। मेन इतना ही होता है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज और बता देता हूं, ग्लोबल एरिया नेटवर्क GAN। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, कंट्री और कॉन्टिनेंट तक ही कवर होता, ठीक है। जो ग्लोबल एरिया नेटवर्क होता है ये पूरी दुनिया को एक साथ कनेक्ट कर सकता है, ये इतना बड़ा नेटवर्क होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टाइप ऑफ नेटवर्क हमने कवर कर लिया। अब अगला आता है नेटवर्क टोपोलॉजी। अब नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, अब देखिए बहुत सारे डिवाइसेज हैं, ठीक है। ये हो गए कंप्यूटर, ठीक है,
ये हो गया एक फोन, ये हो गया एक कंप्यूटर। ऐसे ही मान लो और भी कंप्यूटर हैं, और भी मोबाइल्स हैं, और भी कंप्यूटर। अब इन सबको कनेक्ट करना है। अब इन सबको कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं भाई। आप नॉर्मली एक काम करो, एक सीधा एक ट्रांसमिशन लाइन लगा दो और ऐसे ऐसे सबको कनेक्ट कर दो, ठीक है, सब कनेक्ट हो जाएंगे, सबको इंटरनेट मिल जाएगा, सब डेटा शेयर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी तो कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर दो, फिर इसको कनेक्ट कर दो, फिर इसको कनेक्ट कर दो, फिर इसको कनेक्ट कर दो। भाई ये भी एक तरीका है, यहाँ से भी सबको इंटरनेट मिल सकता है, ठीक है। एक काम करो, ऐसे भी तो कनेक्ट कर सकते हो, इसको इधर कनेक्ट करो, इसको इधर, फिर इसको इधर, फिर इसको इधर, फिर इसको इधर, फिर इसको इधर, बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे केस में भी सबको इंटरनेट मिल जाएगा। तो भाई कितने मेथड्स हो सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं दो या दो से अधिक डिवाइसेस को कनेक्ट करना, यही होता है टोपोलॉजी। तो अगला टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। ये बताता है कि नेटवर्क टोपोलॉजी एक फिजिकल या लॉजिकल अरेंजमेंट होता है डिवाइसेस का, ठीक है, जैसे कि प्रिंटर्स, राउटर्स, स्विचेस, कंप्यूटर्स, इन सब के कनेक्शन होता है। और ये बताता है कि डेटा किस तरीके से फ्लो होगा, है ना। अभी बताया ना, अलग अलग तरीके हैं कनेक्ट करने के। अब जिस हिसाब से कनेक्ट करेंगे डेटा भी उसी वे में फ्लो होगा। तो डेटा फ्लो होने के कितने तरीके हो सकते हैं, ये टोपोलॉजी ही बताता है, ठीक है। अब ये कंप्लीटली फिजिकल होता है, क्योंकि एक्चुअली हम डिवाइसेस को फिजिकल लेवल पे ही अरेंजमेंट करते हैं, तो ये फिजिकल होता है, ठीक है। और लॉजिकल भी होता है। लॉजिकल कहने का मतलब ये होता है कि भाई जो डेटा फ्लो होता है, क्योंकि हमने जिस वे में सबको अरेंजमेंट कर दिया, डेटा वो उसी वे में ही तो फ्लो होगा, तो एक प्रकार से लॉजिकल लॉजिकल भी हो गया। तो फिजिकल भी है, जो अरेंजमेंट पार्ट है वो फिजिकल होता है, और जो डेटा ट्रैवल पार्ट होता है वो लॉजिकल होता है। लॉजिकल का मतलब एक प्रकार से डिजिटल बोल सकते हो, इंटरनेट बोल सकते हो, है ना ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने टाइप के होते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। सबसे पहला टोपोलॉजी आता है बस टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी वर्ड से क्या समझ आ रहा है, बस। चलिए ये कुछ बस जैसा ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, बस का पहले फोटो ही दिखा देते हैं। ये आपने बस देखा होगा, है ना। बस में ये हो गया ड्राइवर सीट, ठीक है, और ये सब पैसेंजर सीट हो गया, और इधर होता है गेट। आप जब गेट से एंट्री करते हो तो एक तो ऐसे आना जाना कर सकते हो बस में, ठीक है, ऐसे आना जाना किया। अब बैठने के लिए आप इस आने जाने जो ये वाला पाथ है, इस पाथ से इस पाथ पे भी जा सकते हो, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऐसे ही देखो, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो यानी कि एक पाथ तो ऐसा है जो हर एक सीट से कनेक्ट है, और उस पर्टिकुलर पाथ से हर एक सीट तक का एक रास्ता है, या हर एक लोकेशन तक रास्ता है। तो कुछ ऐसे ही होता है बस टोपोलॉजी। एक पहले एक सीधी ट्रांसमिशन लाइन होगी, उसके बाद लेफ्ट राइट, ऐसी देख लो ना। एक हो गया सीधी ट्रांसमिशन लाइन, उसके बाद राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, दोनों साइड डिवाइसेस, दोनों साइड चेयर। वैसे यहाँ भी है एक सीधी, उसी का समझ लो, रोटेट कर लो ऐसे उसी को, तो एक सीधी हो जाएगी, उसके बाद लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, दोनों साइड एक्सेस है डेटा का, ठीक है, दोनों साइड डेटा ट्रेवल कर सकता है। जैसे यहाँ इंसान ऐसे ट्रेवल कर सकता है और लेफ्ट राइट भी ट्रेवल कर सकता है, ऐसे ही उसी को रोटेट कर लो। सीधा इंसान ट्रेवल कर, यहाँ पे डेटा आ जाएगा, डेटा सीधा ट्रेवल कर सकता है और डेटा लेफ्ट राइट भी ट्रेवल कर सकता है। ये हो गया बस टोपोलॉजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार वर्ड से ही समझ जाना, स्टार शेप, है ना। इस पिक्चर में ध्यान से देखिए, आपको स्टार भी दिख रहा होगा, ये हो गया स्टार। कुछ इसी शेप में, जिस शेप में स्टार होता है उसी शेप में डिवाइसेस को कनेक्ट कर देना, और बीच में हब को कनेक्ट कर देना। यहीं से जो है इसको भी डेटा जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा। इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टोपोलॉजी पर आते हैं। अगला टोपोलॉजी है रिंग। अब देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रिंग से समझ आ रहा है भाई, गोल सा है ना, सर्कल शेप का। जैसे ये रिंग होता है बस सर्कल शेप में होता है, बस वैसे इसका टोपोलॉजी भी है ना, सर्कल शेप में। ये एक पर्टिकुलर डिवाइस हो गया, यहाँ से ये कनेक्ट करो, इससे ये कनेक्ट करो, इससे ये कनेक्ट करो, इससे ये कनेक्ट करो, बिल्कुल रिंग शेप, एक सर्कल शेप आ गया। तो ये हो गया रिंग टोपोलॉजी। इस फॉर्म में भी आप कनेक्ट कर सकते हो।
अगला आता है मेश टोपोलॉजी। अब मेश क्या होता है? मेश का सबसे पहले आपको इमेज दिखा देते हैं, कुछ भी नया नहीं है यार। जैसे ये मेश आपने देखा ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे, लगभग हर तरीके का कनेक्शन है। आप किसी भी पॉइंट पे बैठो, किसी भी पॉइंट को टच करो, वो पॉइंट लगभग हर पॉइंट से कनेक्टेड है ना। इसको ऐसे मान लो कोई चींटी है, अगर वो इस पॉइंट पे है तो वो इस मेश के किसी भी पॉइंट पर जा सकती है, कैसे भी करके कोई ना कोई रास्ता तय करें। मतलब हर चीज, लगभग हर चीज से कनेक्टेड है। मेश का मतलब यही है कि हर एक पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरीके से कनेक्शन कर देना कि हर एक डिवाइस से कनेक्टेड हो। फॉर एग्जांपल इस डिवाइस की बात करें तो ध्यान से देखिए, तो ये इस डिवाइस से भी कनेक्टेड है, इस डिवाइस से भी कनेक्टेड है, इस डिवाइस से भी, और इस डिवाइस से, मतलब कि ये पर्टिकुलर डिवाइस हर एक डिवाइस से कनेक्टेड है। उसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान से देखेंगे ये भी चारों से कनेक्टेड है। इसी तरह इसकी बात करें तो ये भी देखो चारों डिवाइस से कनेक्टेड है। कुल मिला के कनेक्शन को इस तरह से मैनेज करना कि हर एक डिवाइस से कनेक्टेड हो। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगला है ट्री टोपोलॉजी। अब ट्री का मतलब तो आपको पता होगा कि हायरार्की, हायरार्कियल डेटा स्ट्रक्चर। ट्री मतलब पेड़ और बिल्कुल नहीं, ठीक है। ट्री मतलब होता है हायरार्की, ठीक है। सीएस के हैं तो अभी तक आपको हायरार्की का मतलब तो आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है। तो चलिए, ट्री स्ट्रक्चर का कहने का मतलब क्या है, हायरार्की मतलब क्या, कि मान लीजिए ये कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है, इसके अंडर में आता है दो सब टॉपिक्स, ठीक है। अब इसके अंदर में दो फर्दर सब टॉपिक्स, अब ये दो नहीं, ये तीन भी हो सकते हैं, ये और भी हो सकते हैं, फिर इसके अंडर में भी कई सारे, फिर इसके अंडर में भी कई सारे, इसी को बोलते हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ट्री टोपोलॉजी मतलब कि डिवाइसेस भी कुछ उसी फॉर्मेट में ही कनेक्टेड हों, बिल्कुल ट्री स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, यहाँ पे ये कोई पर्टिकुलर डिवाइस है और ये डिवाइस 2 से कनेक्टेड है और डिवाइस 3 से कनेक्टेड है। अब डिवाइस 2 फर्दर बिल्कुल उसी ऑर्डर में देखो डिवाइस 4 और डिवाइस 5 से कनेक्टेड है, और सिमिलरली डिवाइस 3 की बात करें तो वो भी बिल्कुल उसी ऑर्डर में देखो डिवाइस 6 और डिवाइस 7 से कनेक्टेड है। तो ये हो गया ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है? हाइब्रिड कहीं भी वर्ड आ जाए ना, समझ जाना मिक्सअप, कई सारी चीजों का मिक्स, है ना। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी मतलब कई सारे टोपोलॉजी का मिक्सअप। मतलब अब यहाँ पे अभी तक जो हमने टोपोलॉजी पढ़ा वो अलग अलग टोपोलॉजी का मिक्सअप आ जाएगा। तो हाइब्रिड, जैसे मान लीजिए कि हमने कनेक्शन इस तरीके से इस्टेब्लिश कर दिया कि कुछ पार्ट पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी के रूल फॉलो कर रहा है, यहाँ पे ध्यान दें तो ये बस टोपोलॉजी के रूल फॉलो कर रहा है, क्योंकि एक देखो पहले एक सिंगल ट्रांसमिशन लाइन, फिर उसके बाद कई सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है ना। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक ये सर्वर हो गया और सर्वर से सब कनेक्टेड है, ये एक प्रकार से स्टार टोपोलॉजी की तरह फॉलो कर रहा है। तो मतलब अलग अलग टोपोलॉजी का मिक्सअप जब आ जाता है तो उसी को बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। तो सारे टोपोलॉजी को एक बार वन फ्रेम में देखना हो तो ध्यान से देखिए, सारे टोपोलॉजी को एक बार वन फ्रेम में देख लीजिए। सबसे पहले बस टोपोलॉजी, एक सिंगल ट्रांसमिशन लाइन होगा, ठीक है, और उससे सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी क्या होगा, एक बीच में सर्वर होगा और बाकी सारे कंप्यूटर या सारे नोड्स उससे डायरेक्टली कनेक्ट होंगे। रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो ये सर्कल शेप में होगा, ठीक है। मेश टोपोलॉजी मतलब हर एक डिवाइस से कनेक्टेड होगा। और ट्री टोपोलॉजी का मतलब कि हर एक डिवाइस दो डिवाइस से कनेक्टेड होगा, और ये जो फर्दर दो डिवाइस है, फर्दर दो दो डिवाइस, जरूरी नहीं दो, ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है। बस ऐसे पेरेंट चाइल्ड वाला रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। और हाइब्रिड में क्या होता है, कई सारी टोपोलॉजी का मिक्सअप आ जाता है। चलिए, ये था नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस। अभी शुरुआत में हमने कुछ क्वेश्चन अराइजेस किए थे कि राउटर, स्विचेस, हब, ये सब एक जैसे लगते हैं, इनकी फंक्शनैलिटीज एक जैसी लगती हैं, इनमें वो बारीकी डिफरेंस क्या है। तो अब हम एक्चुअली उसी टॉपिक पे आ रहे हैं कि बारीकी डिफरेंस क्या है, ये दोनों नहीं, मतलब ये सारे अलग कैसे हैं। सबसे पहला नेटवर्किंग डिवाइस, पहली चीज तो यार नेटवर्किंग डिवाइसेस होते क्या है पहले ये तो बताओ, फिर आओ डिवाइसेस पे। नेटवर्किंग डिवाइसेस इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट
यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, प्रिंटर्स एंड अदर डिवाइसेस। किस लिए? डेटा कम्युनिकेशन के लिए, डेटा शेयरिंग के लिए, या फिर इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो जब मल्टीपल डिवाइसेस, प्रिंटर्स या कोई भी चीजें अगर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, फिर वो चाहे डेटा शेयर के लिए, चाहे कम्युनिकेशन के लिए, चाहे इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, तो वही होता है नेटवर्किंग। अब इसके लिए जिस डिवाइसेस का यूज किया जाए वो हो गया नेटवर्किंग डिवाइसेस। ठीक है, अब नेटवर्किंग डिवाइसेस का मेन फंक्शन क्या होता है? बता ही दिया भाई, कनेक्टिविटी, कनेक्शन करना, डेटा ट्रांसफर करना, है ना, या इंटरनेट का एक्सेस करना, यही सब होता है। चलिए सबसे पहले डिवाइसेस पे आते हैं। हब। हब क्या होता है? ये मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करता है किसी भी नेटवर्क में, ठीक है, और ब्रॉडकास्ट करता है इनकमिंग डेटा को सारे डिवाइसेस से। ऐसे वर्ड में समझ नहीं आया होगा तो यहां से आपको समझ आएगा, क्योंकि ये देखिए एक प्रकार से मूविंग पिक्चर है। देखिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिवाइस है, अब ये डेटा शेयर कर रहा है ये पर्टिकुलर हब को, और इस हब से ध्यान से देखो, वही एक डेटा सारे डिवाइसेस को शेयर कर रहा है, यही होता है हब। हब का मतलब कि बस कोई पर्टिकुलर डेटा शेयर करो, और जब हब क्या है, मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्टेड है, वही डेटा सबको ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, सेपरेटली सेंड हो जाएगा, यही है हब। ठीक है, ये कहाँ पे काम करता है? वर्क्स एट फिजिकल लेयर। ये एक्चुअली ओएसआई मॉडल या टीसीपी आईपी मॉडल, ठीक है, वहां पे जो सबसे नीचे वाला लेयर होता है फिजिकल लेयर, ये उस लेयर पे काम करता है, यानी हार्डवेयर लेयर पे काम। हार्डवेयर डिवाइस है तो हार्डवेयर लेवल पे तो करेगा ही। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला आता है। इसके कितने टाइप होते हैं भाई? एक्टिव हब होते हैं, पैसिव हब और इंटेलिजेंट हब। एक्टिव हब क्या होता है? तो एम्पलीफाई करता है और रीजनरेट करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मान लो कि ये एक पर्टिकुलर हब है, ठीक है, इसका रेंज जो है यहां तक आता है, ठीक है। अब जब रेंज यहां तक आता है, इसका सिग्नल यहां तक पहुंच रहा है, यहां तक जो है डेटा शेयर कर सकता है। यहां पे अगर कोई पर्टिकुलर डिवाइसेस हैं तो यहां तक डेटा इफिशिएंटली पहुंचा नहीं पाएगा, क्योंकि इसका रेंज वहां तक है ही नहीं। यहाँ पे ऐसे मान लो डेटा बहुत कमजोर हो रहा है, स्पीड बहुत कम हो रहा है, तो एक काम करो, यहाँ एक्टिव हब, यहाँ पे एक्टिव हब रख दो, तो इसी के ही सिग्नल को और एम्पलीफाई कर देगा, और बढ़ा देगा, और स्ट्रांग कर देगा। तो यानी कि अब यहाँ से इसके सिग्नल का डिस्टेंस इतना हो जाएगा। तो यानी जो ये डिवाइस है, ये डेटा अभी तक यहीं तक भेज पा रहा था, अब इसी डिवाइस से डेटा यहां तक भेज पाएगा, यानी कि डिस्टेंस को बढ़ा दिया, एम्पलीफाई कर दिया, और पावरफुल कर दिया, या बोल दो इसके जो है स्लो या वीक सिग्नल को इसने रिसीव किया और उसको क्या कर दिया, रीजनरेट कर दिया और स्ट्रॉन्ग सिग्नल में, तो और दूर तक पहुंच गया। ठीक है, ये हो गया। और पैसिव सिग्नल, पैसिव हब क्या होता है? नो पावर ओनली फॉरवर्ड सिग्नल। ये पावर, ये क्या करता है? एम्पलीफाई नहीं करता है, कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं देता, बस क्या करता है, फॉरवर्ड कर देता है, बस इतना ही करता है। ऐसे इंटेलिजेंट हब क्या होता है? सम मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट फीचर, बस इसमें कुछ मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट फीचर दे देते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, आई होप आप समझ गए होगी कि हब क्या है। हब में बेसिक चीजें बस इतना याद रखना है कि एक सेंट्रल डिवाइस होता है जो एक सेंडर से डेटा रिसीव करता है और मल्टीपल रिसीवर को डेटा सेंड करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, बस इतनी सी चीज। अगली नेटवर्किंग डिवाइस है स्विच। स्विच क्या है भाई साहब? बिल्कुल ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह होता है, जैसे ट्रैफिक पुलिस होता है ना, वैसे ही होता है ये स्विच। अब देखिए स्विच क्या होता है? कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस इन अ नेटवर्क एंड फॉरवर्ड डेटा ओनली टू द इंटेंडेड डिवाइसेस। यहां पे क्या होता है? बहुत सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यहां पे ध्यान से देखो कि बहुत सारे डिवाइसेस जो है इस पर्टिकुलर स्विच से कनेक्टेड हैं, लेकिन आप ध्यान से देखो कि डेटा यहां से रिसीव हो रहा है, केवल इसको जा रहा है, या फिर डेटा यहां से रिसीव हो रहा है तो केवल इसको जा रहा है। मतलब देखो यहां से आ रहा है तो इसको जा रहा है, यहां से आ रहा है तो इसको जा रहा है, मतलब फिक्स डिवाइस से डेटा आएगा और किसी फिक्स डिवाइस को ही डेटा जाएगा। जब ऐसी फंक्शनैलिटीज की जरूरत हो तो वहां पे हमको जरूरत पड़ती है स्विच। अब शुरुआत में मैंने इसको ट्रैफिक पुलिस से कंपैरिजन क्यों किया? क्योंकि ट्रैफिक पुलिस क्या करता भाई, इधर से आ रहा है तो वो या तो लेफ्ट जाएगा, या तो सीधा जाएगा, या तो राइट जाएगा। अभी सिर्फ उसके लिए अलाउड है, उसका टाइम खत्म हो जाएगा, अब तो सिर्फ तुम अलाउड हो, अब सिर्फ तुम अलाउड हो, है ना। एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन वाले जा सकते हैं, है ना। तो ट्रैफिक कंट्रोलर कंट्रोल करता है भाई कौन सी गाड़ी किस डायरेक्शन में जाएगी, बस वही काम स्विच करता है कि कौन सा डेटा
किस डायरेक्शन से किस डिवाइस को जाएगा। ठीक है, अब देखो सबके सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, और हब भी ऐसे कनेक्टेड था कि भाई एक डिवाइस से आया और सारे डिवाइसेस को भेज दिया हब ने। यहां डिफरेंस है, यहां भी कनेक्शन वैसे ही रहेगा, एक डिवाइस से आएगा लेकिन सारे डिवाइसेस को नहीं भेजेगा, बल्कि किसी पर्टिकुलर डिवाइसेस को ही भेजेगा। और कैसे भेजेगा, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस, क्योंकि मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस होता है, डिवाइस का एड्रेस होता है। मैक एड्रेस का यूज करके ही ये क्या करता है, किसी फिक्स डिवाइस को ही डेटा शेयर करता है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग क्या है, सबसे पहले तो ओएसआई लेयर कहां पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर में काम करता है। अब डेटा लिंक लेयर में मैंने बताया था ना, एक्चुअली मैक एड्रेस असाइन किया जाता है। नेटवर्क लेयर में सबसे पहले आईपी एड्रेस असाइन किए। देखो ट्रांसपोर्ट लेयर में सबसे पहले डेटा छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हुआ, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हुआ तो पैकेट बोले। अब हर पैकेट को आईपी एड्रेस असाइन हुआ नेटवर्क लेयर में। अब नेटवर्क लेयर में जब आईपी एड्रेस असाइन हुआ तो फिर अगला डेटा लिंक लेयर आएगा, डेटा लिंक लेयर में मैक एड्रेस असाइन होता है। तो इसलिए बोला लेयर 2। देखो मैक एड्रेस ये डेटा लिंक लेयर में भी है और नेटवर्क लेयर, वही बस एड्रेसिंग करना है ना। इसकी वर्किंग क्या है, सबसे पहले रिसीव करता है डेटा फ्रेम को, पर्टिकुलर डेटा को रिसीव करेगा, फिर मैक एड्रेस को चेक करेगा, उसके बाद डेटा को उसी पर्टिकुलर एड्रेस पे सेंड कर देगा। ठीक है, ये है इसकी बेसिक फंक्शनैलिटीज। तो चलिए अगला डिवाइस आते हैं, अगला डिवाइस है राउटर। अब राउटर के बारे में भाई बहुत डिटेल में बताने की जरूरत है नहीं, लगभग सब जानते ही होंगे क्या होता है राउटर। चलिए, राउटर कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क, बस अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करता है ना। अब देखिए यहां से इंटरनेट आ रहा है, ठीक है। अब ये जो राउटर है ये इंटरनेट को रिसीव करता है, ठीक है। अब इंटरनेट क्या है, एक प्रकार से बहुत ही वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है, या ग्लोबल एरिया नेटवर्क है जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। अब इतने ही बड़े इंटरनेट को ये रिसीव किया। अब आपके घर में क्या है, आपके घर में पर्सनल एरिया नेटवर्क है या फिर लोकल एरिया नेटवर्क है, क्योंकि बस एक रूम तक ही तो सीमित है ना। तो इतने बड़े इंटरनेट, इधर इंटरनेट जो कि वर्ल्ड वाइड है और इधर आपके घर में लोकल एरिया, तो लोकल एरिया नेटवर्क और वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क इन दोनों को कनेक्ट करता है। क्योंकि ये जो वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क से इंटरनेट आ रहा है, इस इंटरनेट को प्रोवाइड करता है हमें अपने खुद के घर में जब हम राउटर लगवाते हैं। तो यानी कि दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है राउटर। कहां पे काम करता है, वर्क्स एट दी नेटवर्क लेयर। ये ओएसआई मॉडल में नेटवर्क लेयर पे काम करता है। नेटवर्क लेयर में काम करने का क्या मतलब है भाई साहब, असल में जब आप राउटर से इंटरनेट यूज करते हैं ना, वाईफाई से, तो कभी आप फोन का आईपी एड्रेस चेक करना, पहले आप मोबाइल डेटा से इंटरनेट यूज करना, ठीक है, उसके बाद आईपी एड्रेस चेक करना कि यार मेरे फोन का आईपी एड्रेस अभी कौन सा साइन हुआ, उस आईपी एड्रेस को नोट कर लेना, ठीक है। एक आईपी एड्रेस जो है मोबाइल डेटा के समय, ठीक है, और उसके बाद सेकंड केस भी चेक करना वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद, ठीक है। तो आप देखोगे कि यार आईपी एड्रेस डिफरेंट है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप राउटर से इंटरनेट यूज करते हैं तो राउटर का एक पब्लिक आईपी होता है, ठीक है, और जब इससे डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, मान लो एक डिवाइस ये हो गया, एक डिवाइस ये हो गया, एक डिवाइस ये हो गया, तो ये इन सारे डिवाइसेस को प्राइवेट आईपी असाइन करता है, ठीक है। तो आईपी एड्रेसिंग हो रही है यहाँ पे। और आईपी एड्रेसिंग कहाँ पे होता है भाई, नेटवर्क लेयर में होता है। तो इसलिए ये नेटवर्क लेयर में वर्क करता है। आई होप आप समझ गए। अब इसका एक और फायदा बता दूं, मान लो आप कुछ भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ भी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कोई ऑपरेशन कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपकी आइडेंटिटी बहुत मैटर करती है ना। तो आप डायरेक्टली अगर मोबाइल डेटा से कनेक्ट करके आप वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो एक्चुअली आप पब्लिक आईपी यूज कर रहे हैं, लेकिन आप राउटर से कनेक्ट करके कर रहे हैं तो एक्चुअली आपको पब्लिक आईपी असाइन हो जाएगी। मतलब कि अगर कोई आपको ट्रैक करेगा, पकड़ने की कोशिश करेगा, तो आपकी आईपी एड्रेस के जरिए बस आपके राउटर तक पहुंच पाएगा, राउटर से फिर आपके डिवाइस तक नहीं पहुंच पाएगा। तो यहाँ थोड़ी सिक्योरिटी भी मेंटेन हो जाती है कि ये फायदा भी है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि नेटवर्क लेयर में काम करता है क्योंकि आईपी एड्रेसिंग होती है, ठीक है। चलिए अगला डिवाइस आता है ब्रिज। अब ब्रिज से समझ क्या आ रहा है, ब्रिज मतलब पुल। अब पुल क्या होता है, दो रास्ते के बीच में पार करने का एक जरिया होता है। भाई इधर से उधर जाओ क्योंकि बीच में कुछ बाधा है, तो पुल बना दो तो वो बाधा खत्म हो जाती है। तो बस
वही फंडा यहाँ भी अप्लाई है। ये एक नेटवर्क का सेगमेंट हो गया और ये एक नेटवर्क का सेगमेंट हो गया, ठीक है। और इनके बीच में बस ब्रिज का काम करता है। देखो ये कनेक्ट करता है दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क के सेगमेंट को, ठीक है। मान लो कोई लोकल एरिया नेटवर्क ये है जो एक ही बिल्डिंग में, मान लो एक फ्लोर पे कोई लोकल एरिया नेटवर्क है, दूसरे फ्लोर पे कोई लोकल एरिया नेटवर्क है। अब उन दोनों को कनेक्ट करना है तो बीच में, या मान लो कि फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर को डेटा भेजना है और फर्स्ट फ्लोर वाले डिफरेंट नेटवर्क यूज कर रहे हैं, सेकंड फ्लोर वाले डिफरेंट नेटवर्क यूज कर रहे हैं। तो अब दो अलग अलग नेटवर्क के बीच में डेटा शेयरिंग करनी है, तो यहां पे रोल आता है ब्रिज का, ठीक है। ये ब्रिज कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। ब्रिज सबका डेटा जो है रखता है, सेगमेंट 1 का सेगमेंट 2 का, मतलब इसका भी डेटा रखेगा, इसका भी डेटा रखेगा। इस सेगमेंट में कितने डिवाइसेस कनेक्ट हैं उन सबका मैक एड्रेस स्टोर करके रखेगा, और इस सेगमेंट में कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्ट हैं उनका मैक एड्रेस स्टोर करके रखेगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट फ्लोर में कितने डिवाइसेस कनेक्ट हैं उनका डेटा भी रखेगा, उनका मैक एड्रेस भी रखेगा। सेकंड फ्लोर में कौन कौन से डिवाइसेस रखे हैं उनका भी डेटा रखेगा, उनका मैक एड्रेस भी रखेगा। जब कोई फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में भेजेगा तो फर्स्ट फ्लोर के किस डिवाइस से किस डिवाइस में भेजेगा ये डिसाइड करता है कि किस मैक एड्रेस से किस मैक एड्रेस में भेजेगा। अब मैक एड्रेस का इसके पास डिटेल होता है तो ये बड़ी आसानी से डेटा भेज देता है। चलिए देखिए फॉर एग्जांपल आप देखिए मूविंग पिक्चर, PC1 से डेटा भेजा, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां पे ब्रिज में क्या हुआ, ब्रिज में एड्रेस सेलेक्ट हुआ, एड्रेस सेलेक्ट हुआ, आपको हो सकता है दिख ना रहा हो, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। देखिए PC से डेटा आया, फिर यहाँ पे मैक एड्रेस सेलेक्ट हुआ, मैक एड्रेस सेलेक्ट हुआ तो ये PC8 का था तो डेटा वहां तक पहुंच गया, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो ऐसे ही काम करता है ब्रिज, बस दो अलग अलग नेटवर्क के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। अगला डिवाइस आता है गेटवे। अब ये क्या है भाई साहब, जरा इसको भी ध्यान से देख लेते हैं। गेटवे कनेक्ट्स टू डिफरेंट नेटवर्क दैट मे बी यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल। अभी तक ब्रिज में क्या था कि दो नेटवर्क को कनेक्ट तो करता था कि भाई फर्स्ट फ्लोर के नेटवर्क को भी कनेक्ट कर दिया, सेकंड फ्लोर के नेटवर्क को भी कनेक्ट कर दिया, लेकिन वहां पे सेम टाइम के नेटवर्क हुआ करते थे भाई। फर्स्ट फ्लोर पे अगर लोकल एरिया नेटवर्क है तो सेकंड फ्लोर पे भी लोकल एरिया ही रहेंगे, फर्स्ट फ्लोर पे अगर पर्सनल एरिया है तो लोकल एरिया में भी पर्सनल एरिया रहेंगे, ठीक है। ऐसी मेट्रोपॉलिटन एरिया से मेट्रोपॉलिटन एरिया को ही कनेक्ट करेगा, कैंपस एरिया नेटवर्क को कैंपस एरिया नेटवर्क से ही कनेक्ट करेगा। ये था ब्रिज का काम। अब गेटवे का काम क्या है कि दो अलग अलग टाइप के नेटवर्क को कनेक्ट करना, वही सेम कॉन्सेप्ट है, बस यही इतना डिफरेंस हो जाएगा कि अगर लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करना है कैंपस एरिया नेटवर्क से तो गेटवे लगेगा, या लोकल एरिया नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से कनेक्ट है करना है तो गेटवे लगेगा, या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करना है तो भी आपको गेटवे ही लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए OSI लेयर में कहां पे काम करता है, ये मल्टीपल लेयर में काम करता है, जैसे कि 3 से लेकर के 7। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ये क्या करता है, सबसे पहले डेटा रिसीव करता है एक नेटवर्क से, फिर उसको कन्वर्ट करता है, अब देखो ये कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या है, एक्चुअली कई सारे लेयर होते। अब जब एक लेयर से डेटा दूसरे लेयर में जाता है, ठीक है, यहां पे डेटा किसी और फॉर्मेट में होता है, जब यहां से यहां जाता है तो यहां किसी दूसरे फॉर्मेट में चेंज हो जाता है क्योंकि यहां पे नया ऑपरेशन अप्लाई होता है। यहां से यहां जाता है तो किसी तीसरे फॉर्मेट में हो जाता है, यहां से यहां गया तो चौथे। मतलब हर लेयर का फॉर्मेट ही अलग होता है। ऐसा नहीं है कि इस लेयर में जिस भाषा में लिखा है उसी लैंग्वेज में आप सेकंड लेयर में भी पढ़ लोगे, नहीं, सबका अलग अलग है, फॉर्मेट ही अलग होता है, ठीक है। तो इसीलिए एक लेयर से अगर दूसरे लेयर में जा रहा है तो कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो गेटवे है ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है इसको इस फॉर्म में कि अगला लेयर उसको समझ सके, है ना। अब ऐसे में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी इंप्लीमेंट होंगे, और रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स, है ना। तो वो प्रोटोकॉल का फॉर्मेट भी चेंज करता है, ठीक है। तो सबसे पहले डेटा रिसीव किया, फिर कन्वर्ट किया, और उसके बाद फॉरवर्ड किया, आगे तक जाएगा, है ना। ये था गेटवे। अगला आता है मॉडेम। मॉडेम क्या होता है,
मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉडेम वर्ड आया है MOD, ये जो मॉडेम में MO है, MO का मतलब होता है मॉड्यूलेशन और DEM का होता है डीमॉड्यूलेशन। अगर आप इससे पिछला वाला वीडियो OSI मॉडल पढ़े होंगे तो उसमें जो लास्ट वाला लेयर है फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर में मैंने मॉडेम को बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में बताया है कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है। इसकी अभी तक हमने जितनी नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़ी ना, उन नेटवर्किंग डिवाइसेस में सबसे डिटेल्ड में मैंने मॉडेम को ही समझाया है फिजिकल लेयर वाले पार्ट में, जब मैं OSI मॉडल पढ़ा रहा था। तो आप पिछला वीडियो OSI मॉडल को जरूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसा नहीं कि मैंने बस थंबनेल पे लिख दिया कि OSI मॉडल इन वन शॉट, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे आपको सिर्फ OSI मॉडल की इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं किसी भी टॉपिक के इतने डिटेल में घुसता हूं कि एक्सप्लेन करते करते मैं बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे देता हूं जो बड़ी काम की होती है ना। तो वो वीडियो आप जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस वीडियो पे क्लिक कीजिए। अगर वीडियो नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस वीडियो की लिंक आई होगी, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आप OSI मॉडल की फुल डिटेल लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडेम और डीमॉडेम, चलो यहाँ थोड़ा सा फिर भी एक्सप्लेनेशन देते हैं। मॉड्यूलेशन क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आया किसी टेक्स्ट के फॉर्म में होगा, है ना, या मान लो 0 1 के फॉर्म में होगा, फाइनली तो 0 1 के फॉर्म में ही होगा। अब ये हो गया सेंडर, ये हो गया रिसीवर। अब सेंडर को भेजना है हाय, अब ये किसी फॉर्मेट में आ गया 0 1 0 1, और रिसीवर को भी ये 0 1 0 1 ही सेंड होगा, ठीक है। और फाइनली ये कन्वर्ट होगा हाय में, तो सामने वाला हाय रिसीव करेगा, भेजने वाला हाय भेजेगा, सामने वाला हाय रिसीव करेगा, लेकिन बीच में जो सेंडिंग और रिसीविंग का प्रोसेस होगा ये 0 1 0 1 के फॉर्म में ही होगा। अब ये 0 1 इधर तक पहुंचता कैसे है भाई, व्हाट्सएप पे भेजो, हवा में कैसे पहुंच गया। तो सबसे पहले ये जो 0 1 0 1 है ये कन्वर्ट होता है वेव में। अब जब ये कन्वर्ट 0 1 कन्वर्ट होता है वेव में तो इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मॉड ही मॉडेम का ये MO है, ठीक है। जब वेव में कन्वर्ट होगा तो वो वेव हवा से होते हुए आएगा, फिर रिसीवर क्या करेगा, उस वेव को रिसीव करेगा, अब उस वेव को कन्वर्ट करेगा 0 1 की फॉर्म में, इसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। तो डीमॉड्यूलेशन का DEM एक्चुअली यही है, ठीक है। अब समझ आया, बाइनरी डेटा को वेव में कन्वर्ट करना मॉड्यूलेशन, और वेव को वापस बाइनरी डेटा में कन्वर्ट करना डीमॉड्यूलेशन, ये होता है मॉडेम। और OSI मॉडल वाली वीडियो में तो मैंने बहुत डिटेल में बताया कि एक्चुअली ये 0 1 वेव में कन्वर्ट होता कैसे है, हवा में ट्रेवल करता कैसे है, सामने वाला समझता कैसे है कि ये जो वेव आ रही है हमारे लिए ही आ रही है, क्योंकि हवा में तो बहुत सारी वेव ट्रेवल कर रही है। वो डिवाइस को कैसे पता कि यार ये जो वेव आ रही है एक्चुअली हमारे लिए ही आ रही है। तो इसको मैंने बहुत डिटेल में बताया, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। बार बार बोलूंगा इधर क्लिक करो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाके वीडियो को फुल देखो, ठीक है। अगला है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं क्या है ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सबसे पहले तो बता देते हैं कि ये कुछ दिखता ऐसे है ना। बहुत सारे लोग कंप्यूटर यूज करते होंगे, कभी आपने नोटिस किया, हालांकि आजकल तो अच्छे खासे कई सारे फीचर वाले कंप्यूटर आ गए, नहीं तो ये होता था कि यार वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है। अब वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको अलग से एक डिवाइस लानी पड़ती है, वो कुछ ऐसा दिखता है। इसको जब लाते हैं आप इसको CPU में लगाते हैं तब वायरलेस वाईफाई कनेक्ट होने लग जाता है, नहीं तो आपको ईथरनेट केबल से ही इंटरनेट चलाना पड़ता है। ये बहुत लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो चलो जान लो कि बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिसमें वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी का कोई ऑप्शन नहीं होता। जब ऑप्शन नहीं होता तो हमको इस डिवाइस को लाना पड़ता है, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं। इसको जब आप CPU में लगाएंगे तो वायरलेस कनेक्टिविटी हो जाएगी, है ना। फिलहाल हम खुद जिस इंटरनेट पे वर्क कर रहे हैं असल में वो इसी पे ही वर्क कर रहा है, ठीक है। हमारे पास वायरलेस कनेक्टिविटी का फीचर नहीं है, हमने एक्स्ट्रा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूज किया। अब ये कंप्यूटर में हमने यूज किया, और ये जो डिजिटल बोर्ड है ना इसमें जो इंटरनेट यूज हो रहा है ये असल में ये वायरलेस NIC इसको यूज किया है। ये जो दिख रहा है ना एंटीना जैसे,
इसको 2-3 ठो यूज किया, इसी से ही इंटरनेट चल रहा है, वरना इसमें कोई वायरलेस कनेक्टिविटी का फीचर नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रिपीटर। क्या है भाई साहब, रिपीटर वर्ड से समझ आ रहा है कि रिपीट कर रहा है, क्या रिपीट कर रहा है। नेटवर्किंग डिवाइस दैट रिसीव्स अ वीक और डिस्टॉर्टेड सिग्नल एंड एम्पलीफाइज एंड रीजनरेट्स फॉरवर्ड एंड एक्सटेंड टू द नेटवर्क। कुल मिला के कहने का मतलब यही है, जो अभी इससे पहले वाला डिवाइस हम देखे क्या था, राउटर, ब्रिज, गेटवे, ठीक है, ये सब जो था इससे पहले हमने इसके बारे में देखा। कुल मिला के ये है कि मान लो कि ये पर्टिकुलर डिवाइस है, ठीक है, ये किसी वाईफाई से कनेक्ट है ना। अब ये जो वाईफाई से कनेक्ट है, उस पर्टिकुलर वाईफाई का रेंज इतना है, ठीक है, इससे दूर आप जाओगे, मान लो ये है आधा किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया, 200 मीटर या 200 मीटर मान लो, ये इसका रेंज है। इस 200 मीटर के बाहर आप आए, वहां पे इंटरनेट यूज करोगे तो वाईफाई कनेक्ट नहीं हो पाएगा, मतलब उसकी औकात ही नहीं है इतना दूर तक आने की। तो यहां तक तो पहुंच रहा है ना, यहां से मान लो 200 मीटर का रेंज है, आप 190 मीटर पे आओगे, यहां तक तो पहुंच जाएगा डेटा, लेकिन थोड़ा स्लो इंटरनेट मिलेगा, लेकिन पहुंच जाएगा। यहां पे आप क्या करो, रिपीटर यूज करो। जब आप रिपीटर यूज करोगे तो ये क्या करेगा, फर्दर 200 मीटर का रेंज बना। हालांकि ये 200 मीटर कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ये मैंने बस एक एग्जांपल के लिए उठा लिया है 200 मीटर, ठीक है। ये अलग अलग डिवाइस का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे वैरायटी ऑप्शन है भाई, तो कुछ है ना, जितना ज़्यादा महंगा, जितना ज़्यादा क्वालिटी वाला लोगे उतना ज़्यादा रेंज देगा। तो ये क्या करेगा, फर्दर रेंज को बढ़ा देगा, इससे सिग्नल को रिसीव किया और एम्पलीफाई किया और स्ट्रॉन्ग किया और बढ़ा दिया और रीजनरेट किया, ठीक है, ये चीज होता है। तो अभी तक तो हमने बस यहीं तक मिल रहा था रेंज, अब रेंज यहां तक पहुंच गया, और मान लो कि हमें रेंज और ज्यादा बढ़ानी है, तो यहां फर्दर एक रिपीटर लगा दो। फर्दर जब एक रिपीटर लगा दोगे, ये फिर रेंज ले लेगा। ऐसे ही आप बार बार रिपीटर वर्ड से क्या, जब रिपीट करो यार, जहां तक आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचानी वहां तक रिपीट करते जाओ, उतना दूर तक इंटरनेट पहुंच जाएगा यार, है ना। ये है रिपीटर, ठीक है। चलिए अगले डिवाइस पे आते हैं, एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट जो वर्ड से समझ आ रहा है ना, बस वही है, एक्सेस करना। A networking device that allows wireless devices like laptop, smartphone, tablet to connect a wired local area network using Wi-Fi। बस यही करता है कि भाई जितने भी लैपटॉप, स्मार्टफोन्स या फिर टेबलेट्स हैं, ठीक है, इन सबको कनेक्ट करना है वायर की मदद से, वायर्ड लैन, ठीक है। अभी तक वायरलेस की बात हो रही है, अब वायर वाले कनेक्शन की, जो अलाउ करता है कि भाई वायर से कनेक्ट करो। अभी जो राउटर आता था उसका एक पर्टिकुलर कवरेज एरिया होता था ऐसे, ठीक है, नहीं, अब ये जो पर्टिकुलर डिवाइस है, ठीक है, यहाँ से अब वायर से कनेक्ट करो, वायर से कनेक्ट करो, ठीक है, वायर से कनेक्ट करो और उसके बाद इंटरनेट मिल जाएगा। इसको ऐसे मान लो कि बढ़िया एग्जांपल है, मान लो कि आपके घर में वाईफाई है और आपका घर जो है 2-3 फ्लोर का है, काफ़ी बड़ा घर है। हालांकि हमारे घर में भी यही सेम प्रॉब्लम आई थी, अभी भी ये प्रॉब्लम है ना, तो कहीं ना कहीं यही प्लान कर रहे हैं, चलो एक्सेस पॉइंट ही लगवा लें। तो मान लो कि फर्स्ट फ्लोर पे इंटरनेट कनेक्टिविटी है, वहाँ पे वाईफाई चल रहा है, लेकिन सेकंड फ्लोर या फिर ग्राउंड फ्लोर के कई सारे ऐसे कोने हैं जहां तक इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाती। ऐसी सेकंड फ्लोर पर जाते हैं, सेकंड फ्लोर पे के बहुत सारे ऐसे कोने हैं जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाती, तो क्या करो, एक्सेस पॉइंट लगा दो। एक्सेस पॉइंट क्या करता है, मान लो सेकंड फ्लोर पे राउटर लगा है, राउटर में वायर्ड कनेक्शन का ऑप्शन होता है, अब वायर से कनेक्ट करके एक्सेस पॉइंट को ले जाओ सेकंड फ्लोर पे रख दो और एक को ले जाओ फर्स्ट फ्लोर पे रख दो। अब क्या होगा, वही एक ही राउटर से अब बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन थर्ड फ्लोर पे भी मिलेगा, सॉरी सेकंड फ्लोर पे भी मिलेगा और ग्राउंड फ्लोर पे भी मिलेगा। तो ये होता है एक्सेस पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि पर्टिकुलर राउटर का रेंज इतना है ना, अब हमको इंटरनेट यहाँ पे चाहिए, क्योंकि मान लो एक फैमिली यहाँ रहती है, एक फैमिली यहाँ रहती है, यहाँ राउटर से इंटरनेट मिल गया। अब जो फैमिली यहाँ रहती है इनके लिए या तो अलग राउटर लाओ या फिर एक काम करो, इनके ही राउटर में
बस एक एक्सेस पॉइंट लाके यहाँ रख दो और इसको वायर से कनेक्ट कर दो, तो यही इंटर वायर की मदद से यहाँ तक जाएगा। अब वो एक्सेस पॉइंट ठीक बिल्कुल राउटर की तरह यहाँ भी काम करने लग जाएगा। तो एक ही राउटर से अब क्या हो गया, मल्टीपल लोकेशन पे इंटरनेट का एक्सेस होने लगा। एक्सेस पॉइंट मतलब बस यही एक्सेस करने लग जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए। चलिए, हमने लगभग सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस को कवर कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडिया। क्या है ट्रांसमिशन मीडिया? ट्रांसमिशन से क्या समझ आ रहा है और मीडिया से क्या समझ आ रहा है? ट्रांसमिशन का मतलब ही होता है एक जगह से दूसरी जगह तक कुछ भी भेजना, ट्रांसमिट करना। ये एक फिजिकल या वायरलेस पाथ होता है, ठीक है, जिसके थ्रू डेटा ट्रेवल करता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। ठीक है, या ऐसे मान लो कि एक ऐसा मीडियम होता है, ये हो गया सेंडर, ये हो गया रिसीवर। ठीक है, अब यहां से डेटा यहां तक भेजना है। अब इसके बीच में जो मीडियम आता, भाई किसके जरिए डेटा जाएगा? एक होता है वायर के जरिए, एक होता है बिना वायर के जरिए। यही तो दो तरीके हो सकते हैं। तो यही जो दो मीडियम है, एक वायरलेस मीडियम है, एक वायर्ड मीडियम है। ये जो दो टाइप के मीडियम होते हैं, यही होता है ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, चलिए, इनका पर्पस क्या होता है? बस डेटा ट्रांसफर करना। और ट्रांसमिशन मीडिया कितने तरीके का हो सकता है? एक तो होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एक होता है लाइट सिग्नल, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके कहने का क्या मतलब है, थोड़ा सा इस पे गौर करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये हो गया सेंडर, ठीक है, इसने भेजा हाय। ये हो गया रिसीवर, इसने रिसीव किया हाय। अब हाय क्या होता है? किसी ना किसी 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और जब सामने वाला रिसीव करता है तो ये भी किसी ना किसी 0 1 के फॉर्म में रिसीव करता है ना। तो जब ये 0 1 इधर जाता है तो कितने तरीके हो सकते हैं भाई? 0 1 को अगर हमको वायर के जरिए भेजना है तो वायर में क्या क्या ट्रेवल कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर सकता है ना। तो एक काम करता हूं, हाई वोल्टेज को 1 मान लेता हूं, लो वोल्टेज को 0 मान लेता हूं। अब इसको 0 1 0 1 भेजना है। ठीक है, जब 0 1 0 1 भेजना है, अब बीच में वायर है, सबसे पहले हाई वोल्टेज देगा, सामने वाला रिसीव करेगा, ओ भाई हाई वोल्टेज आया, हाई वोल्टेज आया, एक काम, इसका मतलब है 1। ठीक है, सिग्नल मिल गया। अब क्या करेगा जी, अगली बार क्या है, अगली बार फिर मान लो 0 भेजना, 0 भेजना, लो वोल्टेज कर दो, ओ लो वोल्ट, ये देखेगा भाई लो वोल्टेज आ रहा है, लो वोल्टेज आ रहा है, चलो 0, इसका मतलब। अगली बार मान लो फिर 1 भेजना, फिर क्या करेगा हाई वोल्टेज, तो इधर आ जाएगा 1। तो इस तरीके से 0 1 0 1। तो ये होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल कुछ इस टाइप का ट्रेवल करता है ना। अगला है लाइट सिग्नल। लाइट सिग्नल कैसे ट्रेवल करता है? लाइट का एक आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मान लीजिए ये कोई मिरर है, ठीक है, या कोई भी शाइनी सरफेस है। मिरर पे जब आप लाइट या कोई टॉर्च देते हैं, ये लाइट जब आती है मिरर से टकराती है तो क्या करती है? रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। इतना तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल पता है। चलो इसी को थोड़ा सा उल्टा बना देते हैं। इधर से लाइट आई, ये मिरर है, ठीक है, अब जब मिरर से ये लाइट टकराएगी तो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ठीक है, समझ गया, वही बात है। अब ये तो हुआ जब एक ही मीडियम में, क्योंकि हम हवा में ही लाइट भेज रहे हैं और लौट भी हवा में ही रहा है। लेकिन इमेजिन कि हम पानी में लाइट भेज रहे हैं, ठीक है, ये हो गया पानी। अब जब इधर से लाइट आएगी, अब इधर तो हवा था, हवा की डेंसिटी कम होती है। अब ये लाइट एंटर करने वाला है पानी में, अब पानी की डेंसिटी हाई होने वाली है ना। इसको ऐसे मान लो कि आप नॉर्मली दौड़ रहे हो हवा में, है ना, हवा में दौड़ रहे हो और अचानक बहुत तेज आंधी आ गई और आप दौड़ते रहो, तो बीच में यार हवा का डेंसिटी जो थोड़ा उधर ऊपर नीचे होता है तो आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है ना यार, आपकी स्पीड कम हो जाएगी या आपका डायरेक्शन बदल जाएगा, हो जाएगा। कुछ वैसी लाइट यहाँ तो धड़ल्ले से ट्रेवल करते हुए आ रही थी क्योंकि फुल हवा था, डेंसिटी कम थी। अब पानी में डेंसिटी बढ़ गई तो थोड़ा सा इसको डिस्टर्बेंस तो होगा ना। अब वो डिस्टर्बेंस क्या होता है? ये मुड़ जाता है, ठीक है, चलो मुड़ जाता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ये हो गया
अब इसको थोड़ा रिवर्स करते हैं, है ना। पानी में टॉर्च रखते हैं, पानी में टॉर्च रखते हैं तो ऐसे आएगा, ये हो गया पानी, ठीक है। ये हो गया डेंसर मीडियम, मतलब वो मीडियम जिसकी डेंसिटी हाई है। और ये हो गया रेयर मीडियम, ये वो मीडियम जिसकी डेंसिटी कम है। ऐसे मान लो ये पानी है, ऊपर हवा है। अब पानी में से हमने टॉर्च से लाइट मारा, लाइट मारा तो ये सीधा जाने के बजाय हल्का सा क्या हो जाएगा, बैंड, क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्टर्ब होती है ना। जब मीडियम ऊपर नीचे होता है डिस्टर्ब होती है, ठीक है। चलो टॉर्च को थोड़ा हम ऐसे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ले आए तो ये लगभग ऐसे जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और टॉर्च ऐसे करते हैं, ऐसे करेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब शुरुआत में जो हमने बताया था, जब लाइट एक ही मीडियम से जाती है, एक ही मीडियम में वापस आती है तो रिफ्लेक्ट बैक करती है, रिफ्लेक्ट बैक करती है, ये एंगल बराबर होता है। अब वही सेम फिनोमेना यहाँ भी हो रहा है, ये जा रही है वापस आ रही है, यहाँ भी लगभग वही रूल फॉलो हो जाएगा, सेम एंगल। तो जिस एंगल पे पानी के अंदर से लाइट आ रही है और वापस पानी के अंदर ही चली जा रही है, जिस एंगल पे, उस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब क्रिटिकल एंगल, यही कॉन्सेप्ट यूज होता है लाइट सिग्नल्स में। कैसे यूज होता है, बहुत सारे वायर हैं, ठीक है, बहुत सारे, क्या एक ही वायर है। अब लाइट ऐसे जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट करके अंदर हो गई, फिर इधर आएगी, फिर रिफ्लेक्ट होके अंदर हो जाएगी, फिर जाएगी, फिर रिफ्लेक्ट होके अंदर, फिर अंदर, ऐसे। तो वायर मान लो कि ऐसे है, ठीक है, वायर को ऐसे मोड़ दो तो लाइट ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्ट होके अंदर ही, फिर अंदर ही आई तो इधर भी टकराएगी, इधर भी टकराएगी तो इधर जाएगी, इधर भी टकराएगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे 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 ऐसे, फाइनली वो वायर के अंदर ही। अब वायर के जरिए तुम जहां तक मर्जी लेके चले जाओ, इस तरीके से डेटा हम कहीं भी लेकर जा सकते हैं लाइट सिग्नल के जरिए, है ना। ऐसी आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहने का क्या मतलब, मान लो हमको 0101 भेजना है, तो एक काम कर, वेव कुछ ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे भी वेव हो सकता है और ऐसे भी वेव हो सकता है, ठीक है। अब इन सबको एक टाइम लाइन के अंदर देखो, तो ये एक बार ऑक्सीलेट किया है, ये लगभग 3 बार ऑक्सीलेट किया है, तो ये हो गया हाई फ्रीक्वेंसी, ये हो गया लो फ्रीक्वेंसी। तो एक काम करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी को 1 मान लेते हैं, लो फ्रीक्वेंसी को 0 मान लेते हैं। तो ऐसे भी काम कर सकते भाई, 0101 भेजना है तो सबसे पहले 0 है, लो फ्रीक्वेंसी का वेव दो, ठीक है, सामने वाला रिसीव करेगा, अच्छा लो फ्रीक्वेंसी की वेव आ रही, ठीक है 0, फिर अगला वाला हाई फ्रीक्वेंसी का वेव देगा, 1 है क्योंकि 1 है, हाई फ्रीक्वेंसी का वेव दो, सामने वाला रिसीव करेगा, ओ भाई हाई फ्रीक्वेंसी का वेव आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब 1। तो इस तरीके से डेटा शेयरिंग और रिसीविंग होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो क्या है ये ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, वो मीडियम जिसके जरिए डेटा ट्रेवल करता है। और कैसे ट्रेवल करता है, या तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकता है, या तो लाइट सिग्नल हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकता है। ये तीनों सिग्नल कैसे काम करता है डिटेल में समझ गए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसमीडिया। अब ट्रांसमीडिया नहीं, ट्रांसमिशन मीडिया, ये 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है गाइडेड मीडिया और दूसरा होता है अनगाइडेड मीडिया। इसका क्या मतलब है, गाइडेड मीडिया का मतलब होता है वायर्ड मीडिया। जब डेटा इस तरीके से ट्रांसफर किया जा रहा हो जिसमें वायर का यूज किया जाए, वायर का, तो हो गया गाइडेड मीडिया। और अनगाइडेड मीडिया का मतलब क्या होता है, वायरलेस मीडिया, बिना किसी वायर के भेज देना। अब बिना किसी वायर का भेज देने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल वाला, हाई फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी वाला, उसको थोड़ा और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, हाई वेवलेंथ लो वेवलेंथ वाला, है ना। ये क्या होता है, हाई वेवलेंथ लो वेवलेंथ, हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी, ये सब मैंने OSI मॉडल के एक्चुअली फिजिकल लेयर वाले एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे से बताया, ठीक है, वो वीडियो जरूर देखना यार। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं गाइडेड मीडिया। अब क्या है ये गाइडेड मीडिया, गाइडेड मीडिया वायर्ड मीडिया होता है, आपको पता है। चलो ये 3 टाइप के होते हैं गाइडेड मीडिया। सबसे पहली चीज आती है ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल, ये हो गया, ये हो गया ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड मतलब, अरे वो जैसे लड़की लोग अपना बाल बांधते हैं ना, ऐसे ऐसे, पता नहीं कैसे ऐसे बाल को ऐसे कर लेते हैं, ट्विस्टेड कुछ वैसे ही वायर भी ऐसे ऐसे ट्विस्टेड हो जाएगा, ठीक है, वो बाल ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे कर देती हैं, ठीक है, ट्विस्टेड। अगर वायर
इस फॉर्म में है कि बिल्कुल ट्विस्टेड है, तो इसको बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। अगला है कोएक्सियल केबल। ये स्ट्रक्चर देख लो, बस ऐसे ही दिखता है। कहाँ यूज होता है अभी बताते हैं। ये होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। चलिए सबसे पहले आते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल एक प्रकार का गाइडेड मीडिया है, ठीक है, जो कि यूज किया जाता है नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए। किससे बना होता है? इंसुलेटर। ये सब छोड़ो, कुल मिला के देखो डायग्राम देखो यार, थियरी में तब मजा आता। पहले स्ट्रक्चर देखो। ट्विस्टेड पेयर केबल जो अभी बता रहा था ना, बिल्कुल ट्विस्टेड। देखो ध्यान से देखो, दिख रहा है ना? और जूम कर दूं क्या? देखो ये एक पर्टिकुलर वायर हो गया, ये ट्विस्टेड है ऐसे। ये दूसरा वायर बिल्कुल ऐसे ट्विस्टेड है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर ट्विस्टेड केबल हो गया। ऐसे ही दूसरा उठाओ, देखो ये भी है ना, ट्विस्टेड है। अब जहां भी ये वायर ट्विस्टेड फॉर्म में, उसको ट्विस्टेड पेयर केबल ही बोलते हैं। अब ये कैसे बना होता है, ठीक है। सबसे पहले तो दो कॉपर वायर होते हैं जो ट्विस्टेड होते हैं। अब ये जो वायर जो ट्विस्टेड है, ये जो आपको दिख रहे हैं, जो बिल्कुल ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है, ये कॉपर से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर एक क्या होती है, इंसुलेटेड विद अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक है, ट्विस्टेड। लेकिन आप ध्यान से देखो, जो इतना पार्ट है यहाँ पे, जो इतना पार्ट है यहाँ पे, इतना पार्ट ये एक्स्ट्रा कवरिंग किया हुआ है, तो ये इंसुलेटेड है, इंसुलेशन है, ठीक है। ये एक प्रकार से प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम कर रहा है, ताकि वो इधर उधर कहीं जाए ना, टूटे फटे ना, उसको बचा के रखेगा, है ना। और ट्विस्टिंग हेल्प्स टू कैंसल आउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इंटरफेरेंस। इसका क्या मतलब है भाई? हवा में बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स ट्रेवल करते होंगे, उनका इंटरफेरेंस होगा, तो वो इसके अंदर जो वायर है, इसके अंदर जो कॉपर का एक्चुअल वायर है, जो एक्चुअली डेटा को ट्रांसमिट करता है, उसमें कुछ इंटरफेरेंस ना हो, डेटा में कुछ छेड़खानी ना हो। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भी डेटा ट्रेवल करता है ना, और वायर भी डेटा ट्रेवल करता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आया कुछ और डेटा लेकर के, अब वायर के अंदर कुछ और डेटा आ रहा है, दोनों आपस में टकराए तो डेटा के साथ छेड़खानी हो जाएगी। तो इससे बचाता है, वो इस इंटरफेरेंस से बचाता है, ये जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर हमने बना दिया, ठीक है। चलिए यही होता है ट्विस्टेड पेयर। अब बाकी लास्ट में क्या करते हैं, एक आउटर जैकेट लगा देते हैं, जो एक्चुअली इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करके रखता है। इन्वायरमेंट मतलब कहने का मतलब आंधी आ गई, तूफान आ गया, बारिश हो गई, या कोई जानवर आ गया कुचल दिया, इन सब से जो इन्वायरमेंट में एक्चुअली जो प्रॉब्लम आते रहे, उन सब से बचा के रखता है, ठीक है। अब ये क्या पार्ट है, इसी को अगर ऐसे काटो, ऐसे काट दो, ठीक है। काटने के बाद जब कैमरा इधर करेंगे, इस पर्टिकुलर को काटो, कैमरा इधर करो, तभी कुछ ऐसा दृश्य दिखेगा। ये चीज लुक है, ठीक है। अब ट्विस्टेड पेयर दो टाइप के होते हैं, एक होता है शील्डेड, एक होता है अनशील्डेड। शील्डेड का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव। जो अभी बताया ना, ये जो पर्टिकुलर वायर है जो ऐसे ऐसे ट्विस्टेड है, इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा सील्डिंग रहेगा, ठीक है। इसको एक सील्डिंग कर दिया ऐसे, ताकि ये बचा रहे। ये हो गया क्या, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। अब यही चीज हटा दो, ये जो सील्डिंग है इसको हटा दो, तो ये क्या हो जाएगा, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। हमने कोई एक्स्ट्रा सील्डिंग नहीं लगाया। अब ये जो पर्टिकुलर केबल है ये अनसील्डेड है, बस यही है। दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अब दो टाइप के होते हैं, तो ऐसे में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो जाएगा। अभी तो इसीलिए तो बताया कि प्रोटेक्टिव इसीलिए रखते हैं, इंसुलेशन इसीलिए करते हैं ताकि इंटरफेरेंस से बचे। अरे यार, इस पर्टिकुलर ट्विस्टेड पेयर केबल की सील्डिंग नहीं है, लेकिन ये जो पूरा बड़ा है, इसके ऊपर जो आउटर जैकेट है ये रहेगा, इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है जो सील्डेड है ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट से तो बचा के रखेगा ही, तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि बेस्ट तो यही होता है कि भाई चलो 1-8% भी चांसेस होगा तो भी खत्म हो जाए, बेस्ट तो यही रहेगा। लेकिन चलो दोनों कैटेगरी का दिखा दिया, हो सकता है आपके पास पैसे कम हो, चलो इसको खरीद लो अच्छा खासा पैसा है तो इसको लो, है ना। चलो आई होप आप समझ गए। चलिए अगले पे आते हैं, कोएक्सियल केबल। अब कोएक्सियल केबल क्या होता है, कुछ ऐसे दिखता है। इसको देख के आपको कुछ याद आया? पहले जब टीवी वगैरह देखते होगे यार, वो ऊपर लगा रहता है जो छतरी डिश, है ना, सिग्नल नहीं पकड़ रहा है तो आप क्या जाते उसी को पकड़ के थोड़ा सा यार पकड़ो यार, कहीं सेट करो, क्या पता कहीं ना कहीं पकड़ जाए। तो उस समय उसके नीचे का वायर वगैरह निकाल के सेट करते हैं। वो कुछ ऐसे ही दिखता है, वो ऐसे दिखता है, ऐसे ही दिखता है, ऐसे ही दिखता है, ऐसे ही,
यही है कुल मिला के कोएक्सियल केबल, ठीक है। सबसे पहले एक्चुअली जो मेन वायर होता है, ठीक है, ये डेटा ट्रांसमिट करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। उसके ऊपर जो ये दिख रहा है ये प्लास्टिक, ये क्या करता है, ये इसका इंसुलेशन का काम करता है, मतलब कि ये इंसुलेटर है ताकि कोई एक्स्ट्रा इंटरफेरेंस उसमें ना आए, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये मेश स्ट्रक्चर में बनाया है, ये भी एक प्रकार से प्रोटेक्टिव का काम करता है। चलो इसका थोड़ा सा थियरी पार्ट देख लेते हैं। ये गाइडेड मीडिया होता है, ठीक है, ये डेटा वॉइस वीडियो सब ट्रांसमिट करता है। डेटा वॉइस वीडियो कहने का मतलब क्या है भाई, मूवी वगैरह देखते हो जब, तो मूवी में, टीवी में क्या देखते हो, वॉइस देखते हैं, वीडियो देखते हैं, यही सब तो आता है, वॉइस सिग्नल, वीडियो सिग्नल, तो वो सब ट्रेवल करने के लिए यही वायर जरूरी होता है, क्योंकि यही एक्चुअली ऑडियो वीडियो को ट्रांसमिट करता है, इसीलिए हम यही केबल यूज करते हैं, ठीक है, जब भी हमको मूवी वगैरह देखना हो। चलिए यहाँ पे क्या होता है, एक सेंट्रल कंडक्टर होता है जो कि सराउंडेड बाई इंसुलेशन होता है, शिल्डिंग होता है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, कुल मिला के वही बोल रहा है कि एक सेंट्रल कंडक्टर हो गया और वो सराउंडेड होता है एक इंसुलेशन से, है ना, और उसके ऊपर क्या होता है, एक आउटर जैकेट होता है। चलिए स्ट्रक्चर क्या है, एक इनर कंडक्टर है, इंसुलेशन है, फिर मेटालिक शील्ड है। मेटालिक शील्ड क्या होता है, ब्रेडेड फॉयल शील्ड दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ठीक है। ये जो पार्ट है ये तो मेन कंडक्टर हो गया, ये हो गया इंसुलेशन ताकि कंडक्टर को बचा के रखे, और ये जो लगा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से बचाएगा, और ये जो लगा है ये इन्वायरमेंट से बचाएगा, ठीक है। आए वो लगभग वही सेम स्ट्रक्चर है, बस काम सबका सेम ही है, बस सब अलग अलग ब्रांड के आते हैं, ठीक है, अलग अलग फीचर के साथ आते हैं, है सब एक ही। कोएक्सियल केबल भी कई प्रकार के होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज थिक कोएक्सियल केबल। थिक ये क्या होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, ठीक है, मोटी होती है, और एक आता है थिन, ये थोड़ी सी पतली होती है। अब ये जो मोटी है ये नॉर्मली ईथरनेट केबल नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि जब थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि ईथरनेट केबल यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसे कोई लिमिट नहीं है कि यार हमको 1 MBps का ही डेटा चाहिए, 1 सेकंड में 1 ही MB आए। वहाँ तो यार धड़ल्ले से यार हाई स्पीड इंटरनेट दो, तो हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए थोड़ा सा थिक होना जरूरी है, थिक होना जरूरी है, तो इसलिए थिक कोएक्सियल केबल। ऐसे ही आता है थिन कोएक्सियल केबल, ये थोड़ा चीप होता है, सस्ता होता है ना, लेकिन तो भी कुछ ना कुछ काम कर ही देता है। और आरजी वो सब तो सब ब्रांड नेम है, चलो मेन वही है, थिन और थिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है फाइबर ऑप्टिक केबल। अब फाइबर ऑप्टिक केबल, जो अभी हमने लाइट सिग्नल के बारे में आपको बताया कि पर्टिकुलर वायर है, लाइट ट्रेवल किया है, यहाँ पे टकराया, रिफ्लेक्ट बैक करके अंदर चला गया, अंदर चला गया तो यहाँ वापस टकराया, फिर से अंदर चला गया, फिर यहाँ से टकराया, जो ऐसे ऐसे डेटा ट्रेवल करता है, तो ये जिस वायर के जरिए ट्रेवल करता है उसी को एक्चुअली फाइबर ऑप्टिक केबल बोलते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल क्या है, ये भी एक प्रकार का गाइडेड मीडिया, सब कुछ गाइडेड, क्योंकि यार हम वायर्ड के अंदर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये क्या करता है, डेटा ट्रांसमिट करता है लाइट सिग्नल के जरिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं यूज करेगा, और ये बहुत ही हाई स्पीड और लॉन्ग डिस्टेंस तक काम करता है ना। आपको पता है लाइट की स्पीड बहुत फास्ट होती है ना, तो ये हाई स्पीड अगर आपको चाहिए, है ना, तो लाइट सिग्नल वाला ही यूज करना पड़ेगा, और लॉन्ग डिस्टेंस तक काम करता है, ठीक है, क्योंकि लाइट बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकती है ना, ये चीज है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहला आता है कोर। अब कोर क्या है, कोर इज अ थिन ग्लास और प्लास्टिक फाइबर थ्रू विच द लाइट सिग्नल ट्रेवल्स। अब यहाँ पे जो सबसे पतली सी दिख रही है, ये आपको नहीं दिख रहा, थोड़ा जूम कर देते हैं, ये जो दिख रही है ना पतली सी एकदम थिन वायर, यही एक्चुअली कोर है। और ये जो कोर है ना इतनी पतली दिख रही है उससे मोटी तो ये लिख रहा हूं, इतनी पतली लिख दूंगा तो दिखेगा भी नहीं, तो समझ लो कि इतनी पतली है। उसी के अंदर ही, इसी को थोड़ा सा जूम कर दूं, ठीक है, इसी के अंदर लाइट ऐसे 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 ट्रेवल करती है, रिफ्लेक्ट बैक, यहां से फिर रिफ्लेक्ट बैक, फिर रिफ्लेक्ट बैक, फिर रिफ्लेक्ट बैक, फिर रिफ्लेक्ट बैक, ऐसे ही ट्रेवल करती है, इतनी पतली होने के बावजूद भी। अब लाइट को ट्रेवल करने के लिए यार इतना पतला काफी है, और हाँ इसी से इतनी हाई स्पीड इंटरनेट आती है। सोचो आज इतना हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है, सभी इतनी पतली वायर का कमाल है। मेन यही है, भले ये आपको इतना मोटा दिखे पर मेन बहुत पतला होता है, ठीक है। तो अगर लाइट रेस जो एक्चुअली ट्रांसमिट करता है। अगला आता है क्लैडिंग। क्लैडिंग क्या होता है, सराउंड्स द कोर
ठीक है, एंड रिफ्लेक्ट द लाइट बैक इनटू द कोर। जो अभी बताया ये पर्टिकुलर वायर है, ठीक है, लाइट ट्रेवल कर रहा है लेकिन रिफ्लेक्ट बैक अंदर हो रहा है, यहां पे आए फिर रिफ्लेक्ट बैक होके अंदर, तो जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट बैक करके अंदर ही रह जा रहा है वो क्या होता है, क्लैडिंग होता है। ठीक है, यही रिफ्लेक्ट बैक करके लाइट को अंदर ही रख देता। अगला है बफर या जैकेट। ठीक है, अब कई सारे कोर एक साथ कलेक्टिव के फॉर्म में, कलेक्टिव में, तो उसका एक प्रोटेक्टिव लेयर ऐड कर देना ताकि इसको कुछ न नुकसान पहुंचे, क्योंकि ये बहुत पतली है यार, तो तुरंत डैमेज हो जाएगी। तो यही क्या है, बफर या फिर कोटिंग। और जो सबसे लास्ट में जो ये ब्लैक कलर का है, प्लास्टिक कोटिंग। ठीक है, इसी को बोलते हैं आउटर जैकेट, जो एक्चुअली इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करके रखता है। इन्वायरमेंट में भी बहुत सारी इश्यूज आ जाती हैं ना, आंधी तूफान बारिश, कहीं कोई जानवर आके कुचल दिया, इन सब से बचा के रखता है। तो ये है गाइडेड मीडिया। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे आते हैं, अनगाइडेड मीडिया। अब अनगाइडेड मीडिया क्या है, अब अनगाइडेड मीडिया टोटल वायरलेस है। वायरलेस का कॉन्सेप्ट है तो वेव आएगा, वेव आएगा तो पर्टिकुलर वेव का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, है ना। सब कुछ बताने की जरूरत है नहीं, बस इतना जान लो कि ये जो पर्टिकुलर वेव है ऐसे, इसका मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी। बेसिक चीज बता देता हूं, ये पर्टिकुलर वेव है, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, और एक सेकंड में, मान लो ये हो गया 0 सेकंड, ये हो गया 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितनी बार ऑक्सीलेट किया ये वेव, कितनी बार जो है अप एंड डाउन ऑक्सीलेट हुआ, ये नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकंड, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वेव के कॉन्सेप्ट में इतना आपको पता होना चाहिए। और ये भी जान लो कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव का होता है। इसको देखो, वेव यहाँ पे वेवलेंथ इतना है, यहाँ पे थोड़ा वेवलेंथ और कम हुआ, यहाँ वेवलेंथ और कम हुआ, यहाँ वेवलेंथ और कम हुआ, यहाँ और कम, ऐसे वेवलेंथ घटता जा रहा है। फ्रीक्वेंसी को इस ऑर्डर में बनाया गया है ना, वेवलेंथ घटता जा रहा है। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पे एक बार ऑक्सीलेट किया, यहाँ पे एक बार, धीरे धीरे देखो ऑक्सीलेशन बढ़ रहा है, तो यानी कि इधर से इधर जाओ तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और इधर से इधर आओ तो वेवलेंथ बढ़ रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इधर से इधर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इधर से इधर आ रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रही है। अब सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला वेव कौन सा होता है, रेडियो वेव। अब रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, है ना। उसके बाद आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की वेवलेंथ इससे कम होगी लेकिन फ्रीक्वेंसी इससे थोड़ा ज्यादा होगी। फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, फिर गामा रेज। अब ऑर्डर वही समझ लो कि ये जो नाम बताया, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी लेकिन वेवलेंथ घटता जाएगा। इन सब का नाम क्यों बताया, क्योंकि अब आगे इन्हीं सबको अलग अलग ट्रांसमिशन की तरह पढ़ेंगे। रेडियो अलग ट्रांसमिशन होगा, माइक्रोवेव अलग ट्रांसमिशन होगा, और इंफ्रारेड अलग ट्रांसमिशन होगा। तो शुरुआत करते हैं इंफ्रारेड, शुरुआत करते हैं सबसे पहले रेडियो वेव। रेडियो वेव ट्रांसमिशन क्या है, क्या वाला है, चलिए। रेडियो वेव ये भी अनगाइडेड मीडिया, भाई वायरलेस मीडिया का ही पार्ट है। ये डेटा ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए, वेव ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। ठीक है, कुल मिला के मैं बस ये बोल दूं कि वेव से डेटा कैसे ट्रेवल होता है ये तो आप समझ गए। ठीक है, थियरी को साइड ही करते हैं, मैं सीधा पूरा मैकेनिज्म ही बता देता हूँ। ये है सेंडर और ये है रिसीवर। ठीक है, अब देखिए, सेंडर को भेजना है हाई, रिसीवर को रिसीव करना है हाई। अब हाई कन्वर्ट हुआ 0101 में, और इसने इसको रिसीव करना है 0101। ठीक है, अब ये 0101 जब यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट होगा तब ये कन्वर्ट होगा वापस हाई में। अब इधर ट्रांसमिट करने से पहले हाई को 0101 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये वेव के जरिए कैसे ट्रेवल करता है ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप जान चुके हैं। ठीक है, पार्ट 1 में भी और OSI मॉडल में हमने बड़े अच्छे तरीके से इसको बता दिया है। ठीक है, अब रेडियो वेव का रोल कहां पे आता है, ये कौन सा वेव है, रेडियो वेव क्या करता है। देखिए, नॉर्मली जो वेव से डेटा ट्रेवल होता है, ठीक है, वो ऐसा भी तो हो सकता है कि वेव आ रहा है, इससे टकरा गया, इस दीवार के उस पार नहीं जा पा रहा है ना। तो
ये जो रेडियो वेव है ये इस दीवार के उस पार भी जा सकता है। कैसे जाएगा? पहले वेव आएगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराने के बाद उधर जाएगा, उस दीवार पे टकराएगा, उस दीवार पे टकराने के बाद उधर जाएगा, ऐसे ऐसे वो बार बार टकराएगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा और कहीं ना कहीं वो बहुत सारे लोकेशन पे पहुंच जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक बीच में दीवार है, ठीक है, और ये एक दीवार है और ये एक दीवार है। इधर से वेव आ रही है, ऐसे ऐसे आए, टकराई, टकराने के बाद फिर ऐसे ऐसे चली गई, ऐसे ऐसे चली गई, तो इधर दीवार है ना, इधर दीवार है तो ऐसे ऐसे, हालांकि ये तो गलत डायरेक्शन हो गया, चलो मान लो ऐसे वेव आ रही है, ठीक है। अब इधर टकराई, टकराने के बाद इधर, इधर के बाद इधर, है ना। अब इधर जाएगा तो फिर इधर, इधर जाएगा तो फिर इधर, इधर से मान लो फिर कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे आएगा, फिर कहीं टकराएगा, कहीं ना कहीं टकराएगा, ऐसे ऐसे टकराते टकराते कोई ना कोई मोमेंट ऐसा जरूर आएगा कि कहीं ना कहीं इसको डायरेक्शन मिल जाएगा, इसके इस पार भी पहुंच जाए, ठीक है। तो रेडियो वेव की खास बात ये होती है कि ये बार बार रिफ्लेक्ट बैक करता है, रिफ्लेक्ट बैक करते 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 कहीं ना कहीं वो इस दीवार के उस पार वो इंटरनेट पहुंचा ही देता है ना। इसलिए होता है, देखिए वाईफाई राउटर आप यूज करो, उसका इंटरनेट आपकी दीवार के आर पार भी चला जाता है ना। आप वाईफाई राउटर को एक रूम के अंदर रखो, उसको बंद कर दो, बस थोड़ा सा कहीं जगह छोड़ दो, दरवाजा खोल दो, आप दूसरे रूम में चले जाओ, वहां पे इंटरनेट चलाओ, वो भी वहां तक इंटरनेट पहुंच जाता है। तो उसकी वजह यही है कि वो बार बार रिफ्लेक्ट आपकी दीवार के चारों तरफ जाएगा, टकराएगा, रिफ्लेक्ट करेगा, फिर टकराएगा, फिर रिफ्लेक्ट करेगा, कोई ना कोई उसको पाथ मिल ही जाता है कि वो आपके रूम तक भी पहुंच जाए, ठीक है। ये होता है रेडियो वेव, ठीक है। तो जब हमको इस तरीके की ट्रांसमिशन चाहिए कि बार बार रिफ्लेक्शन हो और जहां तक ना पहुंचना हो वहां तक ही जा पाए। अब मान लो कोई ऐसा वेव हो जो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही जाए, है ना, तो भाई अगर इधर दीवार है ना, इधर दीवार है, रास्ता इधर से है जाने का, अब वेव ऐसे ट्रेवल कर रहा है, अब दीवार से टकराया, उसके उस तरफ जा ही नहीं पाएगा, जा ही नहीं पाएगा, तो क्या, या तो इधर भी एक वाईफाई राउटर लगाओ, या तो इधर भी एक वाईफाई राउटर लगाओ, या बीच का दीवार हटाओ, है ना। तो बीच का दीवार हटाना तो सोल्यूशन है नहीं, और डबल राउटर लगाना एक ही लोकेशन पे, भाई ऐसे में तो मान लो घर में 10 रूम है तो क्या 10 राउटर लगाओगे, बड़ा महंगा पड़ जाएगा। इसलिए काम करते हैं, रेडियो वेव ट्रांसमिशन वाला कोई राउटर लाते हैं। तो जो राउटर हो गए, ब्लूटूथ हो गए, ये जो पर्सनल एरिया लेवल पे जितने भी इंटरनेट कनेक्टिविटी वाली चीजें आती हैं, ये कहीं ना कहीं रेडियो वेव ट्रांसमिशन पे ही वर्क करती हैं, ठीक है। तो रेडियो वेव ट्रांसमिशन एक्चुअली कैसे वर्क करता है, आई होप आप समझ गए, ठीक है। ये क्या करता है, सबसे पहले तो रेडियो वेव क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं जो कि डेटा कैरी करती हैं बिना किसी फिजिकल पाथ के, मतलब वायरलेसली डेटा ट्रेवल करता है, ठीक है। ये चीजें हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर मतलब जैसे एंटीना, जैसे आप मूवी वगैरह देखते हैं तो जो ऊपर एंटीना लगा होता है वो भी एक ट्रांसमीटर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, तो इसका जो ये है ये एंटीना है, यहाँ से रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड होने के बाद फिर यहाँ से जो है वेव में कन्वर्ट हो रही है, वेव में कन्वर्ट होने के बाद सामने जाके रिसीव हो रही है ना, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, उसमें ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है ना। तो ट्रांसमीटर डेटा क्या करेगा, वेव के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और रिसीवर क्या करेगा, उसी वेव को रिसीव करेगा। तो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले डेटा क्रिएट होगा, ठीक है। योर कंप्यूटर जनरेट्स डिजिटल डेटा, सबसे पहले तो कंप्यूटर में नॉर्मल जो नेचुरल लैंग्वेज में डेटा होता है वो 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, है ना। अब वो जो 0 1 के फॉर्म में डेटा हमको मिल गया, अब वो उसका मॉड्यूलेशन होगा। अब मॉड्यूलेशन क्या होता है पता चल गया ना, 0 1 को ही वेव में कन्वर्ट करना है, वो चाहे हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी हो, चाहे हाई पल्स या लो पल्स हो, चाहे हाई वेवलेंथ लो वेवलेंथ हो। फिलहाल यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब 1, लो फ्रीक्वेंसी मतलब 0, ठीक है। डेटा क्रिएट हुआ 0 1 के फॉर्म में, फिर मॉड्यूलेशन हुआ, मतलब अब वो हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी वेव में कन्वर्ट होगा। अब वो वेव क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, ट्रांसमिट होगा। अब जब ट्रांसमिट होगा तो कैसे होगा, प्रोपगेशन, हाई है लो है, हाई है लो है, ऐसे ट्रांसमिट। फिर रिसेप्शन, सामने वाला रिसीवर है उसके पास रिसीव करने का भी कोई ना कोई डिवाइस रहता है, उधर डी मॉड्यूलेटर बोलते हैं। जो ट्रांसमीटर होता है, जो सेंडर होता है उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटर, और जो रिसीव करता है इस सिग्नल को उसको बोलते हैं डी मॉड्यूलेटर, ठीक है। तो उधर वो रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद फिर उसका डी मॉड्यूलेशन करेगा, मतलब वही फिर से उस
हाई और लो फ्रीक्वेंसी की वेव को 0 1 के फॉर्म में वापस कन्वर्ट करेगा, और जब वापस कन्वर्ट करेगा तो वापस 0 1 के फॉर्म में डेटा आ जाएगा, और 0 1 के फॉर्म में डेटा आ जाएगा तो वो डेटा यूजेबल हो जाएगा। तो ऐसे ही वर्क होता है रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। अब इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है ये देख लेते हैं। जैसे कि वाईफाई हो गया, है ना। अब वाईफाई में हम रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी क्यों यूज करते हैं? क्योंकि भाई घर में यूज कर रहे हैं, बहुत सारी दीवारें होती हैं, अब दीवार के उस तरफ भी डेटा पहुंचाना है तो बार बार रिफ्लेक्ट बैक करके कैसे भी करके पहुंच जाए, ऐसी क्वालिटी रेडियो वेव ट्रांसमिशन में ही होती है, ठीक है। ऐसे ब्लूटूथ हो गया, मोबाइल इंटरनेट हो गया, आप घर में कहीं भी किसी भी कोने में चले जाओ वो इंटरनेट पहुंच ही जाता है ना। हाँ, वो बात अलग है कि आपके यहाँ इंटरनेट नहीं पहुंचता, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का दिक्कत है, आपका दिक्कत नहीं है। लेकिन वेब जो है हर जगह पहुंच सकता है, इंटरनेट घर के हर एक कोने कोने तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो वहां भी कहीं ना कहीं रेडियो वेव ट्रांसमिशन होता है ना। ये हो गया। चलिए अगला ट्रांसमिशन की बात करते हैं, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। अभी तक क्या था कि बार बार रिफ्लेक्ट बैक कर रहा था और कहीं ना कहीं हर कोने तक इंटरनेट या कोई भी डेटा ट्रांसमिशन हो जा रहा था। अब माइक्रोवेव आ गया। माइक्रोवेव क्या होता है? ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही जाता है। मान लो कोई ऐसा पर्टिकुलर घर है, ये दीवार है, ये दीवार है, ये दीवार है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने यहाँ से हमको डेटा शेयर करना है, अब यहाँ तक भेजना है, तो यहाँ तक भेजना है तो डायरेक्टली जा ही नहीं पाएगा क्योंकि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता है। तो इसके लिए क्या रास्ता होगा? इसके लिए ये रास्ता होगा कि सबसे पहले यहाँ एक एंटीना लगा दो, यहाँ से ये रिसीव करेगा, फिर यहाँ से जो है यहाँ पे एंटीना लगा दो, यहाँ से ये रिसीव करेगा, फिर यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से ये रिसीव कर जाएगा। ऐसे करना पड़ता है। तो मतलब जगह जगह पे रिसीवर ट्रांसमीटर को रखना पड़ता है क्योंकि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है, वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता। बीच में दीवार आ गया तो उसके उस पार डेटा नहीं जा पाएगा। इसलिए जो टावर होते हैं ना, इसीलिए टावर लगाए जाते हैं, और टावर हमेशा बड़े बड़े लगाए जाते हैं ताकि, क्योंकि उसको स्ट्रेट लाइन में ही रिसीव करना है ना। सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, बड़े बड़े टावर्स हो गए, उसको ऊपर रखते हैं ताकि कोई बीच में बाउंडेशन ना आए, कोई बीच में बंधन ना आए, कोई रुकावट ना आए जिसकी वजह से वो सिग्नल को रिसीव ना कर पाए, है ना। अब नीचे मान लो कोई छोटा सही से डिवाइस रख देंगे, भाई पेड़ पौधे रास्ते में आ जाएंगे, बहुत सारी घर आ जाती हैं, कुछ भी आ जाता है, लेकिन ऊंचा रखते हैं तो कोई बाउंडेशन या कोई रुकावट नहीं आती, ठीक है। तो ये है, इसीलिए ये हो गया ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या होता है? ये कहीं ना कहीं टावर से कनेक्टेड होता है, और उधर रिसीवर जो है, ये रिसीवर भी टावर से कनेक्टेड होता है। अब ये टावर जो है डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं, इसकी जरूरत इसलिए, अब इसको ऊंचा इसलिए करते हैं ताकि कहीं बाधा ना आए, है ना, बस यही चीज। अब इसका भी वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है? एकदम सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ भी क्या होगा, सबसे पहले डेटा क्रिएट होगा 0 1 के फॉर्मेट में, फिर उसका मॉड्यूलेशन होगा, मॉड्यूलेशन होगा तो भाई हाई, वहां पे क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी को 0 1 में बोला था, यहाँ पे बस फ्रीक्वेंसी नो फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर पल्स हुआ, अगर फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई तो 1, फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं हुई तो 0, बस इतने डिफरेंस है, बाकी सब सेम है ना। उसके बाद फिर ट्रांसमिशन होगा, और उसके बाद फिर ट्रांसमिशन होने के बाद रिसेप्शन होगा, सामने वाला रिसीव करेगा, रिसीव करेगा तो फिर उसका डीमॉड्यूलेशन करेगा, वो डीमॉड्यूलेशन मतलब वापस 0 1 में आएगा, वापस 0 1 में आएगा तो कंप्यूटर को वापस डेटा मिल जाएगा। कुछ भी नया नहीं है, नया बस इतना ही है कि वो रेडियो वेव जो है बार बार रिफ्लेक्ट करता था, रिफ्लेक्ट बैक कर कर करके वो कहीं भी पहुंच जाता था। ये हमेशा माइक्रोवेव हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है, इसलिए हमको बड़े बड़े टावर लगाने पड़ते हैं। चलिए अगला है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज किए जाते हैं। ये दोनों भाई, ये और ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होते हैं। जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन होती है ना, चांद पे चंद्रयान पहुंचाना या सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन यहां तक लाना, इतनी दूर दूर तक सिग्नल भेजना हो, रिसीव करना हो, तो ये सब यूज होती हैं। अब लेकिन ये जो इंफ्रारेड है ये बहुत ही शॉर्ट रेंज के लिए होता है ना। शॉर्ट रेंज के लिए क्यों? क्योंकि भैया देखो, ये रेडियो वेव की इधर देखो वेवलेंथ हाई है, वेवलेंथ थोड़ा कम हुआ, थोड़ा सा और कम हुआ, थोड़ा सा और कम, वेवलेंथ घटता जा रहा है। तो भाई इंफ्रारेड तक पहुंच रहे हैं तो वेवलेंथ घट रहा है ना, मतलब डिस्टेंस घट रहा है, तो कम डिस्टेंस के लिए ही काम आएगा। और इधर रेडियो और माइक्रोवेव की देखो काफी हाई हाई वेवलेंथ थी, जितने उधर जाएंगे गामा रेस तक जाएंगे तो बहुत ज्यादा कम वेवलेंथ हो जाएगा, है ना। तो इंफ्रारेड की बात कर रहे हैं
तो इन दोनों के कंपैरिजन में वेवलेंथ कम होगा, यानी ये कम डिस्टेंस ही कवर कर पाएगा। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल रिमोट हो गया, है ना, रिमोट को आप टीवी चला रहे, बहुत दूर रिमोट लेके चले जाओ, वहां से काम नहीं करेगा, वो बहुत शॉर्ट रेंज में ही काम करता है। ऐसी ही आपकी वॉचेस हो गई, है ना, आपका फोन वॉच कनेक्ट है तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो शॉर्ट डिस्टेंस वाले तो बहुत सारे डिवाइसेस आपको पता है, इन सबको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। यहाँ भी वर्किंग प्रोसेस बिल्कुल सेम है। सबसे पहले डेटा क्रिएट होगा 0 1 के फॉर्मेट में, फिर मॉड्यूलेशन होगा, मॉड्यूलेशन वही मतलब हाई पल्स या फिर नो पल्स, है ना, वो 0 1 हो जाएगा। फिर प्रोपगेशन होगा, मतलब डेटा ट्रेवल होगा, फिर सामने वाला रिसेप्शन मतलब रिसीव करेगा, उसके बाद डीमॉड्यूलेशन होगा, फिर डेटा यूज होगा। कुछ भी नया नहीं है, बस नया इतना है कि ये बिल्कुल शॉर्ट रेंज के लिए यूज होता है। चलिए, तो गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया दोनों टॉपिक हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग। क्या है भाई साहब ये मल्टीप्लेक्सिंग? यार ये तो आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ ही लिया होगा। अरे यार पिछले सेमेस्टर का बात मत करो, सब भूल चुके हैं हम। कुल मिला के इतना है कि जब इनपुट के चांसेस मल्टीपल हो या मल्टीपल इनपुट आ रहे हो, ठीक है, लेकिन मीडियम केवल एक ही हो, अब अलग अलग इनपुट आ रहे हैं तो लॉजिकली तो कई सारे मीडियम होना चाहिए, ताकि पहला इनपुट पहले मीडियम से, दूसरा इनपुट दूसरे मीडियम से। लेकिन जब मीडियम एक ही है तो हमारे पास मजबूरी है कि एक टाइम पे हम सिर्फ एक ही डेटा भेज पाएंगे। तो मल्टीपल इनपुट में से सेलेक्ट करना कि अभी कौन सा इनपुट जाएगा, क्योंकि एक टाइम पे तो एक ही भेजना है। तो यही जो प्रोसेस होता है, मल्टीपल इनपुट में से एक ही आउटपुट देना एक टाइम पे, यही होता है मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, समझ गए। ऐसे ही डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, इसका उल्टा। अब मल्टीपल सिग्नल एक ही चैनल से आ रहे हैं बारी बारी से, है ना, आउटपुट अलग अलग हो जा रहे हैं, तो ये आउटपुट पहला वाला होगा कि दूसरा वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टाइप के इनपुट आ रहे हैं ना भाई। हो सकता है फर्स्ट वाला आया हो तो फर्स्ट आउटपुट जाना चाहिए, सेकंड वाला आया हो तो सेकंड आउटपुट जाना चाहिए, थर्ड वाला आया हो तो थर्ड आउटपुट जाना चाहिए, है ना। तो ये जो बीच में आ रहा है एक ऐसा सर्किट जो डिसाइड करता है कि मल्टीपल इनपुट में से कौन सा इनपुट अभी एग्जीक्यूट होगा जो आउटपुट की तरफ जाएगा, मल्टीप्लेक्सिंग। ऐसे वो सब मल्टीप्लेक्सिंग जब सिंगल इनपुट आया, अब ये अगर हम इसके कंटेस्ट में देखेंगे तो इसके लिए तो सिंगल ही इनपुट आ रहा है। अब वो सिंगल इनपुट किस टाइप की है, अलग अलग टाइप की है तो आउटपुट अलग अलग आएगा, तो जिस टाइप की है उसको उस टाइप के आउटपुट में भेज देना, ये होता है डीमल्टीप्लेक्सिंग। दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है, ये है बेसिक मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, थोड़ा सा थियरी पार्ट भी देख लो। मल्टीप्लेक्सिंग इज अ टेक्निक in which multiple signals are combined and transmitted over single communication channel। मल्टीपल सिग्नल को कंबाइन कर दिया जाता है और उनको सिंगल चैनल से भेजा जाता है। ठीक है, यही है। इसको ऐसे मान लो जैसे हाईवे होता है, हाईवे में तो बहुत सारी गाड़ियां होती हैं। अब हर गाड़ी के लिए अलग अलग रास्ता बनाने के बजाय एक ही रास्ता बना दो, उसी पे सब के सब चलेंगे, है ना भाई। आपके घर में मेन एंट्री के लिए एक दरवाजा है, लेकिन फैमिली मेंबर्स तो कई सारे हैं ना। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि जितने फैमिली मेंबर्स है उतने दरवाजा बना दोगे। अरे यार एक टाइम पे तो एक ही आएंगे ना, तो एक ही बना दो, एक उसी से सब आते जाते रहेंगे। हाँ, घर के अंदर आने के बाद सब अपने अपने रूम में भले हो जाएंगे, है ना। तो कुछ वैसे ही है कि इनपुट तो बहुत सारे हैं, अब सबके लिए अलग अलग चैनल लगाने का कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बहुत महंगा पड़ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे सबके लिए अलग अलग दरवाजा बना देना बहुत महंगा पड़ जाएगा, तो सबके लिए अलग अलग चैनल बनाना बड़ा महंगा पड़ जाएगा। काम करते हैं, हमको ये पता है एक टाइम पे एक ही इनपुट आएगा, तो एक ही लगा दो, सब बारी बारी से इसी से ही चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, ये है मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग। अब इसमें सबसे पहला आते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग देखो 4 टाइप के हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और एक टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फिर वेवलेंथ डिवीजन, फिर कोड डिवीजन। सबसे पहले आते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का क्या मतलब है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी तो अलग अलग हो सकती है भाई। चलो 1 गीगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज, भाई वो ऑक्सीलेशन है,
फ्रीक्वेंसी क्या, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकंड। एक सेकंड में हो सकता है 1 मिलियन ऑक्सीलेशन हो, एक सेकंड में बस 1000 ऑक्सीलेशन हो, या 10,000 ऑक्सीलेशन, अलग अलग हो सकता है। तो अलग अलग मान लो ये जो डिवाइस है ये किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे मान लो F1, ये मान लो 1000 ऑक्सीलेशन पर सेकंड। दूसरा डिवाइस जो सिग्नल भेज रहा है वो है F2, इसको मान लो 2000 ऑक्सीलेशन पर सेकंड। तीसरा डिवाइस भी F3, ये अलग फ्रीक्वेंसी पे डेटा भेज रहा है, इसको 3000 ऑक्सीलेशन पर सेकंड। ऐसे ही मान लो जितने डिवाइसेस हैं सब अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे डेटा भेज रहे हैं, है ना। तो अब यहां भी क्या हो गया, मल्टीपल इनपुट आ रहे हैं, मल्टीपल टाइप के इनपुट आ सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही आएगा, है ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी वन हुई तो आउटपुट अलग आएगा, फ्रीक्वेंसी 2 हुई तो आउटपुट अलग आएगा, फ्रीक्वेंसी 3 हुई तो आउटपुट अलग आएगा, फ्रीक्वेंसी 4 हुई तो आउटपुट अलग आएगा। हो सकता है फ्रीक्वेंसी 1 पे इन्होंने फोटो भेजा हो, फ्रीक्वेंसी 2 पे इन्होंने वीडियो भेजा हो, फ्रीक्वेंसी 3 पे इन्होंने ऑडियो भेजा हो, है ना, फ्रीक्वेंसी 4 पे इन्होंने टेक्स्ट भेजा हो, ठीक है। तो चैनल तो एक ही है। अब जब चैनल एक ही है तो मल्टीप्लेक्सर डिसाइड करेगा कि अभी कौन जाएगा। तो सबसे पहले मान लो फ्रीक्वेंसी 1 फोटो आया तो फ्रीक्वेंसी 1 पे आएगा, तो इधर जब वापस आउटपुट आएगा तो फोटो आएगा। अब आउटपुट भी अलग अलग हो जाएगा ना, क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग आउटपुट है, भले एक ही चैनल से आउटपुट अलग अलग हो जाएगा, यानी इधर डीमल्टीप्लेक्सिंग हो रहा है, बस वही है यार। सेकंड फ्रीक्वेंसी पे वीडियो आया तो उधर वीडियो में आउटपुट चला जाएगा, ऑडियो आया तो एक ही चैनल से, यहाँ पे एक ही चैनल से गया, वहां पे अपना अलग रास्ता पकड़ लिया। यहाँ से टेक्स्ट आया फिर एक ही चैनल पकड़ा, लेकिन यहाँ पे रास्ता बदल दिया, अपना अलग रास्ता, अपना खुद का रास्ता चुन लिया। तो ऐसे ही होता, मतलब फ्रीक्वेंसी के बेस पे अलग अलग डेटा को डिफरेंशिएट करना, यूनिफाई करना, यही है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अभी हम फ्रीक्वेंसी के बेस पे अलग अलग डेटा को डिफरेंशिएट कर रहे थे, यूनिफाई कर रहे थे। अब हम टाइम के बेस पे, है ना, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ही चैनल है डेटा शेयरिंग के लिए, उसी से हमें फोटो भी भेजना है, ये दूसरे डिवाइस से वीडियो भेजना है, तीसरे डिवाइस से ऑडियो भेजना है, चौथे डिवाइस से टेक्स्ट भेजना है ना। अब इन चारों को जब एक ही मीडियम से भेजना है तो मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग का रोल तो आएगा ही। जब मल्टीपल चीजें सिंगल मीडियम से जाती हैं या सिंगल मीडियम से मल्टीपल चीजें जाती हैं तो मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग आता है ना। तो क्या करो, टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर दो, है ना, कि भाई शुरुआत के 0 से लेकर के 4 सेकंड के बीच वीडियो भेजो, उसके बाद 4 से लेकर के 8 सेकंड के बीच ऑडियो भेजो, ऐसे ही 8 से 12 सेकंड के बीच टेक्स्ट भेजो। मतलब क्या क्या भेजना है, जो अलग अलग डेटा है उन अलग अलग डेटा को हम स्लॉट्स में डिवाइड कर दिए और हर एक अलग अलग स्लॉट्स हम उस पर्टिकुलर डेटा को असाइन कर दिए कि भाई इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर भेजना है तो भेजो, नहीं तो निकल लो, दूसरे की बारी आ जाएगी। तो टाइम स्लॉट के बेस पे ही डिफरेंशिएट किया जाता है। इन्होंने जब सेंड किया, अच्छा मान लो पहला टाइम स्लॉट है 0 से 4 सेकंड वाला जिसमें वीडियो आएगा, तो सामने वाला रिसीव करेगा, अरे अभी तो 0 से 4 सेकंड वाला टाइम स्लॉट है, मतलब वीडियो है, ठीक है इसको वीडियो में कन्वर्ट करो। अगला, अरे 4 से 8 वाला टाइम स्लॉट है, ठीक है मतलब ऑडियो आएगा, ठीक है ऑडियो में कन्वर्ट करो। तो इसी तरह ये सेंड करता है, इसी तरह ये पहचानता है, सिंगल मीडियम में डेटा शेयर हो जाता है। तो ये है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अगला आता है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। यहां पे क्या है भाई साहब, यहां भी कुछ नहीं है, बस अलग अलग वेवलेंथ के बेस पे डेटा को डिफरेंशिएट करना। यहां भी मान लो कि चलो फोटो भी भेजना है, वीडियो भी भेजना है, टेक्स्ट भी भेजना है और ऑडियो भी भेजना है। तो पहला जो ट्रांसमीटर है ये क्या करेगा, एक ऐसा वेवलेंथ का वेव जनरेट करेगा जिसकी मान लो हाई है। सबसे पहले वीडियो के लिए बिल्कुल हाई वेवलेंथ वाला वेव ये जनरेट करेगा, ठीक है। ऑडियो के लिए, चलो ऑडियो के लिए थोड़ा सा लो वेवलेंथ का वेव, ठीक है। टेक्स्ट के लिए थोड़ा सा और लो, ठीक है, ऐसे मान लो, ऐसे ही मान लो, ऐसी अलग अलग डेटा का अलग अलग वेवलेंथ। मान लो इसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा, मान लो x एंगस्ट्रॉम, इसका y एंगस्ट्रॉम और इसका z एंगस्ट्रॉम, इतना वेवलेंथ है। तो यहां से बस इसी
वेवलेंथ के बेस पे ही डिसाइड करेगा कि डेटा अलग अलग है। मान लो सबसे पहले एक्स एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ आ रहा है या एक्स एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का वेव आ रहा है, तो रिसीवर क्या देख रहा, अरे भाई साहब एक्स एंगस्ट्रॉम का आ रहा है मतलब वीडियो, ठीक है इसको वीडियो में कन्वर्ट करो। अगला आएगी बारी आएगी, अरे वाई है वाई एंगस्ट्रॉम, अरे इसका मतलब इसको ऑडियो में कन्वर्ट करना। तो ऐसे ही अलग अलग डेटा को वेवलेंथ के या अलग अलग वेवलेंथ के बेस पे डिसाइड करता है, ठीक है। इस आधार पे क्या होता है, डिफरेंशिएट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कोड डिवीजन। अब कोड डिवीजन में क्या होता है भाई साहब, यहां भी कुछ नया नहीं, बस एक यूनिक कोड असाइन कर देते हैं, ठीक है। मान लो कि हमारे पास 4 डेटा है, ये हो गया डेटा 1, ये डेटा 2, ये डेटा 3 और ये डेटा 4। अब इसको एक यूनिक कोड से मल्टीप्लाई कर दो 0 1 0 1, ठीक है। इसको भी एक यूनिक कोड से मल्टीप्लाई कर दो 0 0 1 0, ठीक है। इसको भी एक यूनिक कोड दे दो 0 1 1 1, इसको एक यूनिक कर दो 1 1 1 0। तो हर एक अलग अलग डेटा को हमने अलग अलग कोड से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सारे कोड क्या है, यूनिक हैं। अब इसी यूनिक कोड के बेस पे इन चारों डेटा को डिफरेंशिएट किया जाएगा, है ना। जब डेटा इधर से आएगा, इस डिवाइस से आएगा, तो मान लो यहां पे जो यूनिक कोड हमने असाइन किया था 0 1 0 1, तो सबसे पहले क्या करेगा, 0 मतलब लो फ्रीक्वेंसी की वेव, फिर हाई फ्रीक्वेंसी की वेव, ये रिसीव करेगा लो फ्रीक्वेंसी की वेव, हाँ 0, फिर हाई फ्रीक्वेंसी की वेव, अच्छा 1, फिर लो फ्रीक्वेंसी की वेव, हाँ 0, फिर हाई फ्रीक्वेंसी की वेव, हाँ। जैसे ये चारों आ जाएगा, अरे ये भाई साहब 0 1 0 1 से मल्टीप्लीकेशन मतलब डेटा 1 वाला। अब जो डेटा आएगा वो क्या करेगा, डेटा 1 उसको पहले ही कंसीडर कर लेगा, हो सकता है डेटा 1 ऑडियो हो वीडियो हो, उस हिसाब से अपना डील करेगा, है ना। अब मान लो कि दूसरा डिवाइस आ रहा है, ठीक है, दूसरा डिवाइस भी कुछ सेंड कर रहा है और इसका है 0 1 1 1, उसके बाद जो है मल्टीप्लाई डेटा 2, ठीक है। अब जब ये रिसीव करेगा, सबसे पहले 0 है तो लो फ्रीक्वेंसी की वेव आएगी, और 0, फिर हाई आएगा, हाँ 1, फिर हाई आया, हाँ 1, फिर हाई आया, फिर हाँ 1, अरे 0 1 1, इसका मतलब ये सेकंड डेटा आ रहा है, ठीक है, सेकंड डेटा आ रहा है तो वो उस हिसाब से डील करेगा। तो मतलब ये जो हमने अलग अलग कोड असाइन किया डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, इसी यूनिक कोड के बेस पे ही डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि एक ही मीडियम है, एक ही मीडियम में सारे डेटा आ रहे हैं तो उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो जब कोड के बेस पे आइडेंटिफाई किया जाए तो इसको बोलते हैं कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। तो आई होप आप मल्टीप्लेक्सिंग समझ गए। अब आते हैं डीमल्टीप्लेक्सिंग में। अब डीमल्टीप्लेक्सिंग तो यार खत्म ही हो गया, है ना। वही चीज यहां भी आएगा, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, टाइम डिवीजन, वेवलेंथ डिवीजन और कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, है ना। अब जब मल्टीपल टाइप के डेटा आ रहे हैं एक सिंगल चैनल से तो मल्टीप्लेक्सिंग होता है। जब सिंगल चैनल से डेटा आ रहा हो और मल्टीपल टाइप के डेटा में कन्वर्ट हो रहा हो तो इसको बोलते हैं डीमल्टीप्लेक्सिंग। इसी मल्टीप्लेक्सिंग का रिवर्स प्रोसेस है। तो अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी डिवीजन है, टाइम डिवीजन है, वेवलेंथ डिवीजन है, कोड डिवीजन है, तो वही सेम चीज इधर भी अप्लाई होगा, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, कोड डिवीजन, टाइम डिवीजन, वेवलेंथ डिवीजन, तो सेम है, रिपीट करने की जरूरत है नहीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्विचिंग टेक्निक। ये क्या है भाई साहब, स्विचिंग टेक्निक क्या होता है, बहुत सारे डिवाइसेस हैं। अब बहुत सारे डिवाइसेस में कौन सा डिवाइस किसको शेयर करेगा डेटा, ये डिसाइड करना, यही है स्विचिंग टेक्निक। समझ नहीं आया, जैसे ट्रैफिक कंट्रोलर होता है ना, ट्रैफिक पुलिस, अब किस रास्ते से कौन सी गाड़ी आएगी और किस रास्ते पे जाएगी ये डिसाइड करता है ट्रैफिक पुलिस। कुछ वैसे ही होता है स्विच डिवाइस। नेटवर्किंग डिवाइसेस में हमने स्विच के बारे में पढ़ लिया कि किधर से डेटा आएगा और किधर को जाएगा, ये हम डिसाइड करेंगे अगर हम स्विच हैं तो, ठीक है। हम डायरेक्शन को स्विच कर देते हैं, अच्छा तुम इधर से आ रहे हो इधर जाओ, तुम इधर से आ रहे हो उधर जाओ, स्विच कर देते हैं, या स्विच कर देते हैं नहीं, पर एटलीस्ट हम डिसाइड करते हैं कि किस डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है। थियरी पार्ट देख लो। ये एक ऐसा मेथड होता है कंप्यूटर नेटवर्क का जो कि डेटा ट्रांसफर करता है सेंडर से रिसीवर तक बहुत ही इफिशिएंटली। ये डिटरमाइन करता है डेटा कैसे मूव करेगा किसी भी नेटवर्क में, बस किधर से किधर को जाएगा, मतलब किधर से किधर को मूव करेगा। अब स्विचिंग के 3 तरीके हैं। सबसे पहला आता है सर्किट स्विचिंग। और सर्किट स्विचिंग क्या है, चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं। क्या है भाई साहब ये सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग, इधर है सेंडर और इधर है रिसीवर, ठीक है।
अब सेंडर से कुछ भी डेटा सेंड करना है, फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर डेटा से या इस पर्टिकुलर डिवाइस से हमको डेटा भेजना है इस पर्टिकुलर डिवाइस को, है ना। अब ये डेटा भेज सकता है, एक तो सबसे पहले इसको भेजे, है ना, फिर ये इसको भेजे, है ना, फिर ये इसको भेजे और फिर ये इसको भेजे। एक ये रास्ता हो सकता है। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही रास्ता है, हो सकता है ये इसको भेजे, फिर ये इसको भेजे, फिर ये इसको भेजे और फिर ये ऐसे भी भेज सकता है ना। और तीसरा भाई इनफाइनाइट रास्ता निकाल सकते हो, इधर से इधर आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से। तो मल्टीपल पाथ है हमारे पास, उस पाथ में से किस पाथ से डेटा जाएगा यही सेलेक्ट करना होता है सर्किट स्विचिंग। ठीक है, देखिए ये डिवाइस है, ठीक है। अब देखिए डेटा इधर से इधर गया, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर गया, इधर से इधर। ठीक है, ये चीज होता। सबसे पहले रास्ता डिसाइड करना, फिर डेटा सेंड करना। यहां से पहले रास्ता डिसाइड हो गया कि भाई इधर से इधर से इधर से डेटा जाएगा, रास्ता डिसाइड होगा, अब डेटा शेयर किया जाएगा। इसको ऐसे मान लो जब हम कॉल करते हैं तो सबसे पहले कनेक्शन फिक्स होता है, ये डिवाइस पहले कनेक्ट हुए हैं। सबसे पहले आप सामने वाले को कॉल करते हैं तो सामने वाले को रिंग बजती है, और जब रिंग बजती है तो सामने वाला कॉल रिसीव करता है तो दो डिवाइस आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। अब आपकी एक दूसरे की आवाज एक दूसरे को शेयर होने लगी। मतलब कि वॉइस शेयर होने से पहले कनेक्शन होना जरूरी है, ठीक है। तो वही सबसे पहले क्या होता है, दो डिवाइस कनेक्ट होते, जब कनेक्ट हो गए अब डेटा शेयरिंग होगा। ठीक है, ये चीज होता है सर्किट स्विचिंग। अब ये दो टाइप के होते हैं सर्किट स्विचिंग। सबसे पहला होता है स्पेस डिवीजन और उसके बाद आता है टाइम डिवीजन। स्पेस डिवीजन क्या होता है, हमको 4 अलग अलग डेटा भेजना है। ठीक है, सेंडर हो गया, इधर हो गया रिसीवर। ठीक है, अब पहले डेटा के लिए अलग वायर यूज कर लो, दूसरे डेटा के लिए अलग वायर यूज करो, तीसरे के लिए भी अलग, चौथे के लिए अलग। ये सब क्या है, फिजिकल पाथ है, वायर्ड मीडियम है। जब ये जो फिजिकल पाथ है, ये फिजिकल पाथ को अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग कर दो, यानी स्पेस ही डिवाइड कर दो। भाई तुम आ रहे हो क्या, 1 मिनट, ये बोलेगा तुम हमारे स्पेस में नहीं आओगे, तुम अपने स्पेस में ही रहोगे, तुम अपना खुद के रास्ते से जाओ। इस वायर के हम शेर हैं, सिर्फ हम ही आना जाना करते हैं। वैसे इसके लिए इस वायर के हम शेर हैं, सिर्फ हम आना जाना करते हैं, तीसरा को इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो स्पेस ही डिवाइड हो गया लोगों के लिए कि भाई हम जाएंगे तो इसी रास्ते से, ये जाएंगे तो इसी रास्ते से। स्पेस डिवीजन हो गया, इसको बोलते हैं स्पेस डिवीजन स्विचिंग। ठीक है, जब स्पेस के बेस पे अलग अलग डेटा रिसीवर तक पहुंचे, अलग अलग स्पेस से अलग अलग डेटा रिसीवर तक पहुंचे। टाइम डिवीजन क्या होता है, अभी अलग अलग वायर था, इस बार वायर एक ही होगा, इसी से ही सारा डेटा जाएगा। बस क्या होगा, टाइम स्लॉट्स में भाई 0 से 5 सेकंड, 5 से 6 सेकंड, ऐसे अलग अलग टाइम स्लॉट हो गया। पहला डेटा इस टाइम पीरियड में जाएगा, दूसरा डेटा इस टाइम पीरियड में जाएगा, तीसरा डेटा अलग टाइम पीरियड में जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड के बेस पे डिसाइड होता है अलग अलग डेटा कब जाएगा, ठीक है, किसको जाएगा, या वो डेटा अलग अलग कैसे है। जब सब एक ही वायर से जा रहे हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरा एक ही डेटा हो, पर वो डेटा अलग अलग है, एक नहीं है। अब अलग अलग है तो कैसे पता चलेगा, टाइम स्लॉट के बेस पे पता चलेगा। रिसीवर को कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसने इस पर्टिकुलर टाइम के बीच में भेजा, मतलब इस टाइप का डेटा है, इस पर्टिकुलर टाइम के बीच में भेजा, मतलब इस टाइप का डेटा है। वो टाइम के बेस पे डिफरेंशिएट कर देता है। तो आई होप आप सर्किट स्विचिंग को समझ गए। ठीक है, अगला आता है पैकेट स्विचिंग। अब पैकेट स्विचिंग क्या है, पैकेट स्विचिंग, पैकेट वर्ड से क्या समझ आ रहा है कि एक कोई पर्टिकुलर बड़ा सा डेटा होगा। ठीक है, अब वो कई सारे छोटे छोटे डेटा में डिवाइड होता है। अब हर एक जो छोटा पैकेट, छोटा डेटा होता है, उसी को बोलते हैं पैकेट। अब पैकेट में कोई चीज डिवाइड होती ही क्यों है, क्योंकि बड़े से डेटा को एक साथ भेजना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, हर पार्ट को पैकेट बोलते हैं। अब पैकेट बाई पैकेट, 1 बाई 1 हम भेजने लग जाते हैं। तो यानी कि पैकेट स्विचिंग की बात आई तो यानी कि पैकेट शेयरिंग में ही इसका रोल आएगा। इतना तो लॉजिक लग जाना चाहिए आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। ये हो गया पर्टिकुलर सोर्स, और अगला है ये डेस्टिनेशन, हमें सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजना है। अब जो डेटा है वो 4 पैकेट में डिवाइड हो गया है, 4 3 2 1। ठीक है,
4 पैकेट में। अब जब यहाँ पे सोर्स से ये पहले राउटर तक पहुंचे तो यहाँ से 2 रास्ता है, क्योंकि एक तो इस राउटर पे जा सकता है, एक तो इस राउटर पे जा सकता है। तो एक काम करते हैं, 4 और 1 2 पैकेट इधर भेज देते हैं, 2 और 3 2 पैकेट इधर भेज देते हैं। अब जब इस राउटर पे आया, अभी भी इसके पास 2 पैकेट है, तो एक काम करते हैं, 1 पैकेट इधर भेज देते हैं, 1 पैकेट इधर भेज देते हैं। ऐसी जब इधर आया तो 2-3 पैकेट आ रहे हैं ना, तो इधर से तो डेटा आ रहा है, वापस भेजना तो सही है नहीं, क्योंकि ऐसे में तो क्रॉस हो जाएगा ना। इसके पास ये 2 रास्ते हैं, तो एक काम करते हैं, 2 और 3 है ना, तो 2 को इधर भेज देते हैं, 3 को इधर भेज देते हैं, कुछ ऐसे कर देते हैं। और ये जो 4 आया, अब देखो 4 ये भी तो आया, 4 को भी इधर भेज देते हैं। अब 3 इधर से गया, 4 इधर से आया, इधर गया, तो 4 3 इधर हुआ। कुल मिला के यार कहने का मतलब यही है कि हर एक पैकेट अलग अलग रास्ते चुन रहे हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली। कोई पैकेट कोई भी रास्ता चुन सकता है, बस रिसीवर तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहिए। अब सब रास्ता जब अलग अलग चुन रहे हैं, तो सबका ऑर्डर भी तो अलग हो सकता है। यहाँ पे डेटा का ऑर्डर था 4 3 2 1, जो डेटा पैकेट था। अब यहाँ पे हो सकता है सबसे पहले डेटा 1 पहुंचे, दूसरे नंबर पे 3 पहुंचे, उसके बाद 2 पहुंचे, उसके बाद 4 पहुंचे, क्योंकि भाई किसी ने लंबा रास्ता चुन लिया होगा, किसी ने शॉर्ट रास्ता चुन लिया होगा। जो शॉर्ट रास्ता चुना वो पहले पहुंचा, जो लंबा रास्ता चुना वो देर में पहुंचा। तो डेटा आगे पीछे हो जाएगा। अब डेटा आगे पीछे हो जाएगा तो डेटा ही गलत हो जाएगा। अब डेटा गलत हो जाएगा तो सुधारना पड़ेगा। तो इसकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि जो डेटा पैकेट होता है ना, पैकेट अपने आप में सिर्फ डेटा नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। हर डेटा का सीक्वेंस नंबर होता है ना। हर डेटा कितने राउटर से होते हुए जाएगा उसका भी इंफॉर्मेशन होता है। हर डेटा को और कितनी बार तोड़ा जाएगा उसका भी इंफॉर्मेशन होता है। तो सब कुछ बहुत स्ट्रिक्टली होता है, ठीक है। तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ वापस किसी भी ऑर्डर में आ जाएगा, सबके अंदर एक ऑर्डर नंबर पहले, सीक्वेंस नंबर पहले से असाइन होता है, वो उस सीक्वेंस के बीच में फिर से अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये है पैकेट स्विचिंग। चलिए, पैकेट स्विचिंग भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग और एक होता है वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग। सबसे पहले बात करते हैं डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग। डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, वहां पे क्या था कि कोई भी डेटा कहीं भी शेयर कर, या कोई भी डेटा किसी भी रास्ते से जा सकता है। यहां बता रहा है कि हर एक पैकेट इंडिपेंडेंट है, किसी भी रास्ते से जा सकता है। जब ऐसा केस होगा तो उसको बोलते हैं डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग। अब वर्चुअल पैकेट स्विचिंग क्या है, यहां पे सारे पैकेट इंडिपेंडेंट नहीं है, यहां पे रास्ता पहले ही डिसाइड हो जाएगा और उसी पर्टिकुलर रास्ते से सारे पैकेट जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए कि डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग और वर्चुअल पैकेट स्विचिंग क्या है, ठीक है। डेटाग्राम में क्या होता है, सारे पैकेट इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। और वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग में रास्ता पहले से ही फिक्स होता है और उसी रास्ते से ही सबके सब जाएंगे। ये था पैकेट स्विचिंग। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सबसे लास्ट टॉपिक, मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, यहां तो सबसे आसान टॉपिक समझ लो। यहां पे ये एक सोर्स हो गया, ठीक है, ये डेस्टिनेशन हो गया। अब सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में बहुत सारे राउटर आते हैं, ठीक है। अब ये जब डेटा शेयर करेगा तो सबसे पहले नियरेस्ट राउटर को भेजेगा, नियरेस्ट ये है, ठीक है। जब ये इसको भेजेगा तो ये पर्टिकुलर राउटर क्या करेगा, डेटा को स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद इसको फॉरवर्ड कर देगा। इसको जब फॉरवर्ड करेगा, अब इन दोनों देखो, इसके नियर इधर भी है इधर भी है, दोनों में से देखेगा यार ये इसको फॉरवर्ड करना, नियर ये है। इसको जब फॉरवर्ड करेगा, अब जब ये फॉरवर्ड करने के बाद ये रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद जब ये खुद स्टोर कर लेगा, जितने राउटर जितने नोड आएंगे वो सब क्या करते हैं, 2 काम करेंगे, स्टोर करेंगे फॉरवर्ड करेंगे, स्टोर करेंगे फॉरवर्ड, स्टोर फॉरवर्ड, स्टोर फॉरवर्ड। तो इससे इन्होंने रिसीव किया, इसको स्टोर कर लिया, स्टोर करने के बाद इसको फॉरवर्ड कर दिया। अब जब ये रिसीव किया, रिसीव करने के बाद ये स्टोर किया, स्टोर करने के बाद ये फॉरवर्ड कर दिया। जब इसने स्टोर किया, अब इसके लिए कोई मैटर नहीं करता, डेटा डिलीटेड। अब ये इसको फॉरवर्ड कर दिया, ये फॉरवर्ड कर दिया तो ये रिसीव किया, ये रिसीव किया तो ये स्टोर किया। जब ये स्टोर किया तब ये डेटा को कोई मैटर नहीं करता, डिलीटेड।
अब इसने स्टोर कर लिया, फिर ये इसको फॉरवर्ड कर दिया, इस तरीके से डेटा जाता है। मतलब एक बार डेटा इधर से फॉरवर्ड हो गया, आगे स्टोर हो गया, पीछे डेटा डिलीट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले जो सर्किट स्विचिंग में हमने देखा, पैकेट स्विचिंग में हमने देखा, वहां पे अगर सोर्स ने डेटा डिलीट कर दिया तो डेस्टिनेशन तक डेटा पहुंचेगा ही नहीं। लेकिन मैसेज स्विचिंग का फायदा ये है कि सोर्स से डेटा आगे चला गया तो भाई आगे भी स्टोर होता रहता है, स्टोर फॉरवर्ड होता रहता है। इधर डेटा लॉस भी हो गया तो ये सब जो बंदे हैं सब संभाल लेंगे, ठीक है। ये है मैसेज स्विचिंग। तो स्विचिंग टेक्निक हो, चाहे मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग हो, चाहे ट्रांसमिशन मीडिया हो, चाहे कंप्यूटर नेटवर्क का बेसिक हो, सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है।